हे एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्लटर के बारे में। पिछली वीडियो पे हमने बेसिक चीज़ों के बारे में इंस्टॉल किया था बेसिक चीज़ों को हमने स्टार्ट किया था। इस वीडियो में हम उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं सिंपल यूआई को बनाने की। और यहाँ पर बनाने वाले इस सिंपल से प्रोजेक्ट को यूआई को समझ के, जहाँ पे हमारे पास ऐप बार कॉम्पोनेंट होगा, एक सिंपल सा कैराउजल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होता हुआ एक हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट कार्ड है और उसके अलावा मेरे पास एक वर्टिकल स्क्रॉलेबल प्रोडक्ट कार्ड भी है, मेरे पास मटेरियल ड्रॉवर है एंड बॉटम नेविगेशन बार भी है। बट इतना ही नहीं, इसके अलावा भी हम बात करेंगे आइकन्स की, डिपेंडेंसीज की, इमेजेस की, एसेट्स की। उसके अलावा हम बात करेंगे कॉलम्स की, रोज की, स्क्रॉलेबल कंटेंट की, नॉन स्क्रॉलेबल कंटेंट की एंड कुछ कॉमन इश्यूज जिनके बीच में जो आते हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं सिंपल फ्लटर यूआई को बिल्ड करने के बारे में। यूज़ करेंगे हम यहाँ पे मटेरियल कंपोनेंट्स को, जो कि यहाँ पे फ्लटर के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। और ये वीडियो पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है खुद मेरे द्वारा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट desiprogrammer.com, जहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे कोर्सेस एंड ब्लॉग्स मिलेंगे जिन्हें यूज़ करके आप और भी ज़्यादा बेटर तरीके में फ्लटर सीख सकते हो और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो रही है। सो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आए। वेल, तो अब हम अपने ट्यूटोरियल में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीपल विजेट्स को एक साथ प्लेस करने की। एंड मल्टीपल विजेट्स को जब एक साथ प्लेस करने की बात आती है यहाँ पे, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगेन यहाँ पे अप्लाई होते हैं। स्टैटिक विजेट्स को प्लेस करना, लेआउट को बिल्ड करना, डायनामिकली बिल्ड करना, स्क्रॉलेबल कंटेंट डालना, नॉन स्क्रॉलेबल कंटेंट डालना। फिलहाल हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सिंपल रोज एंड कॉलम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अब तक आप देख सकते हैं कि हमने मल्टीपल विजेट्स को एक्चुअली प्लेस किया है। मेरे बॉडी में एक विजेट है सेंटर, उसके अंदर एक दूसरा विजेट है जो कि एक आइकन बटन, उसके अंदर एक आइकन है एंड ऑल। बट यहाँ पर लेट्स से मैं चाहता हूँ कि एक मेरा बटन हो और उसके नीचे एक टेक्स्ट हो। तो ऐसे में हमें दो विजेट्स को प्लेस करना होगा एक के बाद एक, यानी कि वन आफ्टर अनदर। ऐसे में फ्लटर हमें दो चीज़ों का ऑप्शन देता है जो कि आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे। एक होता है कॉलम और दूसरा होता है रो। तो कॉलम हमारी हेल्प करता है विजेट्स को प्लेस करने के लिए वन आफ्टर द अनदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि एक विजेट, दूसरा विजेट, तीसरा विजेट, चौथा विजेट, पांचवा विजेट, ऐसे हम प्लेस कर सकते हैं। जबकि रो हमारी हेल्प करता है मल्टीपल विजेट्स को प्लेस करने के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि हम यहाँ पर एक विजेट, दूसरा विजेट, तीसरा विजेट, चौथा विजेट ऐसे प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बॉडी में सेंटर विजेट को हम छोड़ देते हैं, हमारी हेल्प करता है चीज़ों को सेंटर पर रखने के लिए। उसके अंदर मेरे पास जो चाइल्ड में आइकन बटन है, इसे मैं यहाँ पर से रिमूव कर लेता हूँ। एंड सेंटर के चाइल्ड में फिलहाल हम दो विजेट्स को प्लेस करना चाहते हैं, तो मैं वहाँ पे डाल लेता हूँ एक कॉलम को। ये हो गया मेरा एक सिंपल सा विजेट। अब नॉर्मली सारे विजेट्स एक ही चाइल्ड विजेट कंटेन कर रहे होते हैं। जब हमने एक बटन की बात की तो एक ही चाइल्ड वहाँ होता था, टेक्स्ट, फाइन। बट कॉलम जो होता है वो मल्टीपल विजेट्स कंटेन करता है। और कॉलम ही नहीं, कॉलम, रोज और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स होंगे जो कि मल्टीपल विजेट कंटेन करते हैं, वो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन को यहाँ पे यूज करते हैं। चिल्ड्रन, जैसे कि आप इस पे हवा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट ऑफ विजेट्स को यहाँ पे होल्ड करता है। तो लिस्ट ऑफ विजेट यानी कि हम जितने विजेट डालते हैं हम यहाँ पे लिस्ट डाल सकते हैं। सो फिलहाल लेट्स से मैं एक टेक्स्ट विजेट डाल देता हूँ जो कि रहेगा आई एम अ कॉलम। और इसके अलावा मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक एलिवेटेड बटन, जो कि सिंपल रहेगा, एक बटन रहेगा जहाँ पे चाइल्ड में एक और टेक्स्ट डाल देते हैं जो कि रहेगा बटन। एंड जैसा कि मैंने बताया था, हमें यहाँ पर एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी देनी होती है। तो एक ऑन प्रेस प्रॉपर्टी जो कि एक एम्प्टी एनोनिमस फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहा है। सो ऑन प्रेस्ड एंड सेव, ओके, एंड सेव। सेव करते आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे दो विजिट्स अवेलेबल है। एक विजिट है आई एम कॉलम, दूसरा विजिट है बटन। बट ऑन कॉन्ट्रेरी, लास्ट टाइम जो हमने सेंटर विजिट यूज किया था, तो ये विजिट क्या कर रहा था कि एलिमेंट्स को सेंटर में प्लेस कर रहा था, राइट। बट जब हम कॉलम विजिट को यूज कर रहे होते हैं तो कॉलम विजिट क्या कर रहा है कि इन दोनों एलिमेंट्स को टॉप पे प्लेस कर रहा है। वेल, ऐसा क्यों है? रीजन ये है कि जब भी हम ऐसे कॉलम को या फिर रो को यूज कर रहे होते हैं, तो वो अवेलेबल सारे स्पेस को यूज कर लेते हैं अपने चिल्ड्रंस को प्लेस करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो मेरा पूरा स्क्रीन का यहाँ पे हाइट अवेलेबल है, कॉलम विजिट इस पूरे हाइट को यहाँ पे चूज कर ले रहा है अपने विजिट्स को प्लेस करने के लिए। अब उसके पास दो ही विजिट है तो उसने फर्स्ट एंड सेकंड विजिट को प्लेस कर दिया।
अगर तीसरा विजिट होता तो वो यहाँ पे तीसरे विजिट को प्लेस कर देता, चौथे विजिट को उसके नीचे प्लेस कर देता। ओवरऑल बात ये है कि सिंस ये इस पूरे हाइट को ही कंटेन कर ले रहा है, तो यहाँ पे हम सेंटर में जब डाल रहे हैं तो वो उस चीज़ को वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर तभी काम करेगा जब ये इतना ही अगर स्पेस ले रहा होता तो फिर हम सेंटर में डाल सकते थे। एंड ये चीज़ भी हम कर सकते हैं, तो हमें बस कॉलम की एक प्रॉपर्टी को यूज़ करना होता है, जो कि मेन एक्सिस साइज, यानी कि जो इसका मेन एक्सिस है, कॉलम के लिए मेन एक्सिस होता है टॉप टू बॉटम, रो के लिए मेन एक्सिस होगा राइट टू लेफ्ट। तो जो मेरा मेन एक्सिस, नॉट अलाइनमेंट, मेन एक्सिस साइज, ये हम कर लेते हैं मेन एक्सिस साइज डॉट मिनिमम। ओके, डॉट मेन सेव करते हो, आप देख सकती है सेंटर में आ गया। रीजन ये कि हम बोल रहे हैं कि मिनिमम साइज आपको लेना है, तो ऐसे में कॉलम क्या करता है कि उसके चिल्ड्रन जितना स्पेस यूज कर रहे होते हैं केवल उतना स्पेस ही अपने पास रखता है, बाकी सारे स्पेस को खुला छोड़ देता है, फ्री छोड़ देता है। तो आप सेंटर का कारण आप देख सकते हैं कि अब यही इतना पार्ट जो है वो मेरा कॉलम एलिमेंट का है और यहाँ पे सेंटर में आ गया। ऑल्दो ये ज़्यादा बेटर तरीका नहीं है चीज़ों को सेंटर में रखने का। मैं इस यहाँ पर से सेंटर विजिट को रिमूव कर देता हूँ। जब बात कॉलम्स एंड रोज की आती है तो बेटर तरीका सेंटर करने का ये होता है कि हम पहले तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट को कॉल करें, और मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होगा वो बताता है कि मेन एक्सिस में ये चीज़ें कहाँ अलाइन होने वाली है। और मैं यहाँ पे बोल दूँ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, सेव करूँ तो ये मेन एक्सिस में सेंटर में आ जाए, जो कि यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि सिंस हमने इसे मिनिमम रखा है तो अब ये इतना ही स्पेस ले रहा है और उतना स्पेस के ही सेंटर में अपने आप को अलाइन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं केवल कॉलम को यूज करके चीजों को पूरे स्क्रीन के सेंटर में करने की कोशिश करूँ, तो उसके लिए मुझे अपने पूरे कॉलम को पूरा स्क्रीन देना होगा, जिसके लिए हमें ये चीज हटा देनी पड़ेगी, और वो बाय डिफॉल्ट मैक्स है तो वो सेंटर में कर देगा। अब यहाँ पे हमने केवल मेन एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर किया है, जो क्रॉस एक्सिस है वो भी अभी पूरा का पूरा विड्थ एक्सेप्ट कर रहा है, और वहां पे सेंटर करने के लिए हमें मेन एक्सिस की जगह क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज करना होगा, जो कि आएगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। बिल्कुल सेंटर में आ जानी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं आई है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑल्दो हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को सेंटर में करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो मेरा टेक्स्ट विजिट है ये पूरे अवेलेबल स्पेस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, जिसके कारण इसके लिए अब सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम अपने टेक्स्ट अलाइन को सेंटर करें, अगर मैं अपने टेक्स्ट विजिट में ये बोल रहा हूँ कि जो टेक्स्ट अलाइन है वो होगा टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, इसे अगर मैं सेव करूँ तो भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा। यहाँ पे वैसी चीज़ों करने के लिए हमें अपने टेक्स्ट विजिट को रैप करना होता है एक सेंटर से। सेव करते हैं तो अब आपको ये दोनों सेंटर में दिखेंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, जिसे बेटर तरीके में समझने के लिए हम टेक्स्ट और एलिवेटेड बटन से ऊपर उठ के बात करते हैं थोड़ा सा कंटेनर्स के बारे में। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं कॉलम्स की भी जो प्रॉपर्टीज हमने ओवरराइट की उसे मैं हटा देता हूँ। सिंपल कॉलम मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पर हम एक विजिट की बात कर रहे हैं जो कि है कंटेनर। जैसा कि इसका नाम खुद सजेस्ट कर रहा है, कंटेनर एक ऐसा विजिट है जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी भी विजिट के रैपर के फॉर्म में, और ये किसी भी विजिट को कंटेन कर सकता है, और वो कंटेनर अपनी प्रॉपर्टीज को उस विजिट पे अप्लाई करके और भी बहुत सारे एडेड फॉर्मेटिंग ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा कंटेनर है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें कितनी सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके कलर को सेट कर सकता हूँ, दैट्स ए कलर्स डॉट रेड। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि हमने एक कंटेनर को यूज किया है किसी चीज को रैप करने के लिए। इसका एक चाइल्ड होना चाहिए जिसे हम रैप करना चाहते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स से चाइल्ड में मेरा एक सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि ये बोल रहा है आई एम अ कंटेनर, राइट। सेव कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आई एम ए कंटेनर टेक्स्ट है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर है वो हो गया है रेड। कंटेनर इसके साथ साथ हमें और भी ज़्यादा प्रॉपर्टीज देता है, जिसमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दो हैं, जो कि है आपको हाइट एंड विड्थ। कंटेनर को यूज़ करके हम रिस्पॉन्सिव या फिर स्टैटिक हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे 200.0 पर स्टैटिक हाइट सेट कर रहा हूँ, एंड विड्थ भी मैं स्टैटिक विड्थ 200.0 सेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये एक सेंटर हो गया है। इसके अलावा कंटेनर में एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, और कंटेनर में ही नहीं, पैडिंग एक स्पेसिफिक अलग से विजिट भी अवेलेबल है, जिसे आप यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर पैडिंग देने के लिए, या फिर बहुत सारे ऐसे रैपर्स के पास भी पैडिंग अवेलेबल होता है जिसे आप यूज कर सकते हैं पैडिंग देने के लिए। और पैडिंग, जैसा कि वेब का कॉन्सेप्ट रहा है, इंटरनल स्पेसिंग के बारे में बात करता है कि ये जो कंटेनर है और ये जो इसके अंदर का चाइल्ड है, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग दूँ तो पैडिंग की जो यूनिट होती है वो आती है एड इंसेक्ट जियोमेट्री से। सो एज इंसेक्ट्स, एंड यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल है डॉट के, आप देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट ऑल फ्रॉम लेफ्ट राइट लेफ्ट टॉप राइट बॉटम फ्रॉम विंडो पैडिंग ओनली सिमेट्रिक अवेलेबल है।
सो जीरो का मतलब ऑब्वियसली जीरो पैडिंग, जो कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, उससे हमें कोई फर्क यहाँ नहीं दिखेगा। दूसरा तरीका है ओनली। ओनली में हम ये बताते हैं कि हमें ओनली यानी कि किसी एक या फिर अलग अलग साइड से स्पेसिफिक पैडिंग देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि टॉप से मुझे 10.0 की पैडिंग देनी है। अब मैं इसे अगर सेव करो तो आप देख सकते हैं IMA कंटेनर टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया है। इस चीज़ को बेटर दिखाने के लिए हम अपने टेक्स्ट को थोड़ी स्टाइल देते हैं। सो टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट का कलर होगा वो हो जाएगा आपको कलर्स डॉट वाइट, और जो मेरे फॉन्ट का साइज है वो हो जाएगा 24.0। सेव करते हैं इसको। अब आपको ये दिख रहा है टॉप से थोड़ा सा नीचे, एंड इतना टेक्स्ट भी मैं हटा देता हूँ, केवल कंटेनर। सेव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बोलूँ कि ठीक है टॉप से तो नीचे है बट मुझे लेफ्ट से कुछ 20.0 की पैडिंग चाहिए, सेव करते हैं। अब ये लेफ्ट से 20 साइड में हट जाएगा। तो ऐसे करके हमें स्पेसिफिक टॉप लेफ्ट राइट बॉटम की पैडिंग दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल, जो कि ये बताता है कि चारों तरफ से मुझे इतनी की पैडिंग देनी है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि चारों तरफ से मैं 25.0 की पैडिंग देना चाहता हूँ, तो ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से 25.0 की पैडिंग दे लेगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये एम्बिगियस दिख रहा होगा कि टॉप से तो हम 25 देख पा रहे हैं, लेफ्ट से हम देख पा रहे हैं, बट ये अब कंटेनर की ही गलती है कि नीचे और साइड में बहुत ज़्यादा स्पेस अवेलेबल, इसलिए वो 25.0 की पैडिंग हमें नहीं दिख रही है। इसके अलावा मेरे पास सिमेट्रिक भी अवेलेबल है, जिसे यूज करके हम टॉप एंड बॉटम के लिए सेम एंड राइट एंड लेफ्ट के लिए सेम पैडिंग फिक्स करते हैं। टॉप एंड बॉटम को हम बोलते हैं वर्टिकल, तो मैं बोल रहा हूँ कि वर्टिकल के स्पेसिंग के मामले में मुझे कुछ 12.0 की पैडिंग चाहिए, बट हॉरिजॉन्टली यानी कि साइड बाय साइड मुझे कुछ 25.0 की पैडिंग चाहिए। इसे अगर मैं सेव करूं तो आप देख सकते हैं साइड बाय साइड 25 एंड टॉप बॉटम में 12 की पैडिंग मिल गई है। अब अगेन सिंस कंटेनर की हाइट ज़्यादा है, इसलिए हमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। सो ये कंटेनर हमारी हेल्प करता है एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देने में, जो कि है पैडिंग। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मार्जिन भी है, जिसे यूज़ करके हम सेम कॉन्सेप्ट है, फ़र्क ये है कि हम इसे मार्जिन को यूज़ करके हम इस एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट के बीच में कैसी स्पेसिंग होगी हम उसकी बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मार्जिन हम मुझे हर तरफ से 25.0 की चाहिए, तो ये जो कॉलम है सॉरी ये जो कंटेनर है इसका पेरेंट हो गया कॉलम, ये उसके अकॉर्डिंग 25.0 की मार्जिन मुझे दे देगा। तो टॉप एंड ये साइड जो भी हो लेफ्ट या राइट, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। इस दोनों साइड से हमें ये चीज़ दिख रही है, बट नीचे से और ये जो भी साइड है उससे हमें वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है कि हमें यहाँ पर मार्जिन मिला है। तो ये पैडिंग एंड मार्जिन का कॉन्सेप्ट है, जो कि एक पैडिंग अब जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके चाइल्ड के बीच के स्पेसिंग की बात करता है, जबकि मार्जिन उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के पेरेंट के बीच की स्पेसिंग की बात करता है। इसके अलावा कंटेनर्स का पॉइंट इतनी सारी चीज़ों के बाद भी ख़त्म नहीं होता। आप यहाँ पे अलाइनमेंट की भी बात कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप पूरी तरह से फिक्स कर सकते हैं कि जो भी मेरा कंटेनर के अंदर का चाइल्ड एलिमेंट है वो कहाँ पे अलाइंड होना चाहिए। अगर मैं सेंटर करूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट पूरी तरह से कंटेनर के सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसे लेट्स से बॉटम सेंटर करूँ तो ये नीचे सेंटर की तरफ आ जाएगा। अगर मैं इसे बॉटम लेफ्ट या राइट करूँ तो जो लेफ्ट है उस साइड ये चल जाएगा। ओके, तो ये साइड को लेफ्ट बोलते हैं, राइट। तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। अगर मैं बॉटम राइट करूँ तो फिर ये इस साइड यानी कि राइट में आ जाएगा। इसके अलावा ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डेकोरेशन की, जिसे यूज़ करके हम अगर एक बॉक्स डेकोरेशन बनाएं तो अब यहाँ पे और भी बहुत सारी फर्दर चीज़ों को ओवरराइड कर सकते हैं। पॉइंट यहाँ पे एक ये आता है कि जब आप बॉक्स डेकोरेशन यूज़ कर रहे होते हैं तो आप जो कंटेनर का डिफ़ॉल्ट कलर प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ ना करें, फिर एरर आएगा। आप डेकोरेशन के अंदर के कलर प्रॉपर्टी यूज़ करें जो कि कलर सेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगेन मैं यहाँ पे कलर्स डॉट ग्रीन करूँ तो अब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को छोड़ देता और इसे सेव करता तो यहाँ पे हमें एरर मिलता, क्योंकि या तो आप बॉक्स डेकोरेशन डालो तो उसके अंदर कलर दो, या फिर आप बॉक्स डेकोरेशन ना डालो और नॉर्मली कलर दे दो। इसे हम सेव कर लेते हैं। अब जो बॉक्स डेकोरेशन ये हमें और भी ज़्यादा चीज़ें देता है। एक स्पेसिफिक ये है कि आप यहाँ पे अगेन ग्रेडियंट डाल सकते हैं, शैडो की बात कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे आप बॉर्डर रेडियस डाल सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। सो ये हो जाएगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, एंड कुछ लेट्स से मैं चारों तरफ से 12.0 की सर्कुलर बॉर्डर रेडियस चाहता हूँ। इसे सेव करो, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ये थोड़ा सर्कुलर हो गया है। अगर हम यहाँ पे मार्जिन को इन करें तो आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख पाएगी कि मेरे पास चारों तरफ से कुछ सर्कुलर बॉर्डर रेडियस दिख गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे शेप चेंज कर सकते हैं, कोई इमेज डाल सकते हैं जो कि एक बैकग्राउंड इमेज की तरह वर्क करता है। तो बॉक्स शैडो भी डाल सकते हैं हम, बॉर्डर भी डाल सकते हैं, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल इन सिंपल टर्म्स कंटेनर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि खुद कुछ बहुत ज़्यादा कंटेन नहीं करता, लेकिन ये अपने चाइल्ड या फिर अपने पेरेंट को बहुत ही अच्छे से विजुअली ऑप्टिमाइज करने में हमारी हेल्प कर सकता है।
एंड इस कंटेनर को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रोज़ एंड कॉलम्स को समझने के लिए। तो ये रहा मेरा सिंपल सा कंटेनर, जहाँ पर से मैं इन चीज़ों को ऐसे ही रखता हूँ। ओके, हम यहाँ पर से जो भी मेरी पैडिंग मार्जिन थी, मैं यहाँ से अलाइनमेंट हटा देता हूँ, मैं यहाँ सारा डेकोरेशन हटा देता हूँ और बस मैं चाइल्ड छोड़ देता हूँ, राइट। एंड इन चीज़ों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तो हम कमेंट इन करके देख लेंगे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके अलावा जो कलर है उसे हम रेड ही छोड़ देते हैं। सेव करते हैं और ये हो गया मेरा एक सिंगल सा कंटेनर। एंड इसी तरह मुझे एक और कंटेनर चाहिए, तो फिलहाल मैं सिंपली इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस कंटेनर के बाद, और ये हो जाएगा मेरा कंटेनर 2। ऑन सेव। ये हो गया दो कंटेनर्स मेरे, दोनों कॉलम में है, इसलिए वन आफ्टर अनदर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कॉलम के प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ, जो कि हम कर ही रहते हैं, काफी सिंपल है। मेन एक्सिस अलाइनमेंट में भी ये बताया जाता है कि जो मेन एक्सिस है उसमें हमें इन दोनों को कैसे प्लेस करना है। मैंने एक ही बताया था, मेन एक्सिस एलिमेंट डॉट सेंटर, जो कि ये बताता है कि सेंटर में प्लेस करो। इसके अलावा मेरे पास है मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड, एंड यानी कि लास्ट में प्लेस करो। स्टार्ट यानी कि स्टार्ट यानी कि एकदम स्टार्ट में प्लेस करो, शुरुआत में प्लेस करो। स्पेस बिटवीन यानी कि सारी स्पेसिंग इन दोनों के बीच में डाल दो, जो भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग है वो। उसके अलावा होता है स्पेस अराउंड, जो कि ये कहता है कि सारी स्पेसिंग इनके चारों तरफ डाल दो। अब ऐसे में क्या होता है, स्पेस अराउंड में आपको एक फर्क ये दिखेगा कि कोई भी जो विजिट होता है उसके टॉप बॉटम में सेम स्पेसिंग दी जाती है। जिस कारण अगर आपके पास दो विजिट है तो बीच आपको उन दोनों विजिट के बीच में ज्यादा स्पेसिंग दिखेगी, जबकि ऊपर और नीचे कम दिखेगी। अगर आप इसी चीज को स्पेस इवनली करेंगे तो आपको ये जो बीच की स्पेसिंग है वो भी सही हो जाती है, यानी कि पूरे स्पेसिंग को दोनों कंटेनर्स के ओवर दोनों चाइल्ड विजेट के अराउंड अच्छे से बांट दिया जाता है। इसके अलावा हमने मेन एक्सिस साइज की भी बात की थी, जिससे हमें ये पता चलता कि अगर मैं मेन एक्सिस साइज को मैक्सिमम रखूं, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, तो जो भी अवेलेबल स्पेस है कॉलम उसे एक्सेप्ट कर लेगा, उसे यूज कर लेगा। बट अगर मैं इसे मिनिमम कर दूं तो फिर कॉलम ये सारी स्पेसिंग वगैरह को भूल के फिर क्या करता है, जब कम से कम स्पेस को यहाँ पे यूज कर लेता है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पे मेन एक्सिस साइज मिनिमम कर दिया, बट मुझे इन दोनों कॉलम्स कंटेनर्स के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग देनी है। सो ऐसे में जो कॉलम का अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है जिसे हम यूज करते हैं स्पेसिंग देने के लिए, वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने कॉलम को मार्जिन दे सकता हूँ और फिर वो उस मार्जिन के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो ये था कंटेनर का सॉरी कॉलम के बारे में, जहाँ पे हमने कंटेनर को मार्जिन दी और हमें यहाँ पे स्पेसिंग दिख गई। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की बात करूँ, जिसके लिए पहले मैं ये मेन एक्सिस साइज प्रॉपर्टी को हटा देता हूँ ताकि ये मैक्सिमम रहे, और अब हम बात करते हैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की। अगेन क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की जब बात आती है तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉपर्टीज कम हो जाती है। हमारे पास मिलता है सेंटर, जिसके मतलब ये होता है कि क्रॉस में भी हमें यहाँ पे सेंटर में स्पेसिंग मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सिंस ये जो कंटेनर की हाइट एंड विड्थ यहाँ पे फिक्स है, ये यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा है। अगर मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को यहाँ पे लेट्स से एंड करूँ तो भी यहीं पे रहेगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा कंटेनर है, जो मेरा कॉलम है, ये केवल इतनी ही स्पेसिंग दे रहा है। साइड साइड की सारी स्पेसिंग को ये अभी छोड़ दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस विजेट की स्पेसिंग को फिक्स कर दिया है कंटेनर के विड्थ को। अगर मैं इस कंटेनर को रैप करूँ एक सेंटर से, या फिर लेट्स से मैं इस कंटेनर को रैप करता हूँ एक हाँ सेंटर से ही करते हैं फिलहाल। इसे हम सेव करते हैं और अभी इसे मैं सेंटर कर दूं, तो अब जाके आपको ये सेंटर में दिखने स्टार्ट हो जाता है। होता क्या है कि जब भी मैं किसी एक एलिमेंट को यूज करके जब हम स्पेसिंग बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसका इफेक्ट पूरे कॉलम या फिर पूरे रो पे पड़ता है। यहाँ पर जब मैंने केवल एक कंटेनर को एक सेंटर विजेट से रैप किया, तो वो कंटेनर की जो विड्थ थी वो अब एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसी हो गई, जिसके कारण जो उसके नीचे का कंटेनर था वो भी बीच में आ गया। क्योंकि इस कंटेनर को एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाते हैं, इसकी विड्थ को पूरे विड्थ के जितना, इसके विड्थ को नहीं, बेसिकली इसे पूरे विड्थ के लिए एक सेंटर विजेट से रैप करते हैं, जो ओवरऑल कॉलम था उसकी विड्थ भी बढ़ गई। और फिर ये जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर की प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे एनफोर्स में आ गई। अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को चेंज करके लेट्स से कुछ एंड करूं और सेव करूं, तो अब जो बीच वाला कंटेनर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसे स्पेसिफिकली सेंटर पे रखा हुआ है। लेकिन जो बाकी विजेट्स है वो आपको देख सकते हैं कि एंड में हो जाएंगे, वो आपको स्टार्ट में हो जाएंगे। ऐसे करके आप यूआई बना सकते हैं। तो अगेन कॉलम एंड रो का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक्सपेरिमेंटल फीचर आप बोल सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को आप डाल के देख सकते हैं कैसे चीज़ें फिट हो रही है, बस इतना है।
जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉलम था जो कि टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स को प्लेस करता है, हमारे पास ऑब्वियसली रो भी है जो कि राइट टू लेफ्ट एलिमेंट को प्लेस करता है। सेम प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ पे इन दोनों कंटेनर्स को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फर्क बस ये है कि मैं हाइट एंड विड्थ को थोड़ा कम कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक ये दोनों साइड बाय साइड 100 के फिट हो पाएंगे। तो सेव करते हैं कंटेनर वन, कंटेनर टू, एंड मैं यहाँ पे इसे रोज कॉलम से हटा के रो कर देता हूँ। जैसे मैंने रो किया, आप देख सकते हैं कि अब ये दोनों साइड में होने चाहिए थे, ओके नहीं हुए। मैं यहाँ पे इस सेंटर को भी रिमूव कर देता हूँ और इन दोनों अलाइनमेंट्स को भी हटा देता हूँ। सेव करते हो, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक रो में यहाँ पे मेरे पास अब 2 विजेट्स प्लेस्ड है, राइट टू लेफ्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम में जिस तरह हम पूरे हाइट को यूज कर रहे थे बट मेरा विड्थ लिमिटेड था, यहाँ पे क्या है कि रो अब पूरे विड्थ को यूज कर रहा है बट इसका हाइट यहाँ पे लिमिटेड है। तो जो हाइट हमने 100 की सेट की है, ये ओवरऑल 100 हाइट पे वर्क कर रहा है बट विड्थ यहाँ पे पूरी है। और विड्थ पूरी है, इस चीज को हम ये चेक कर सकते हैं कि अगर मैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज करूँ, जो कि ऑब्वियसली रो के लिए लेफ्ट टू राइट है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो होगा वो आपको हो जाएगा कुछ मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो दोनों आपको एलिमेंट सेंटर पे दिखेंगे। एंड अगेन जैसा कि कॉलम के साथ था, स्पेस अराउंड में ऐसे हमें स्पेसिंग दिखेगी, एंड में हमें ये सब कुछ एंड में दिख जाएगा, स्टार्ट में हमें सब कुछ स्टार्ट में दिखेगा, एंड स्पेस इवनली में सब कुछ इवन स्पेसिंग के थ्रू रहेंगे। बट अगर मैं यहाँ पे क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की बात करूंगा तो आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करने के बावजूद भी ये चीजें बिल्कुल यहीं पे अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि रो के लिए यही टोटल हाइट है, तो उसे कुछ पता ही नहीं है कि सेंटर में मैं क्या बात कर रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट रो का, जहां भी अगेन सेम चीज है, आप मल्टीपल विजेट्स डाल सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स के साथ की जब बात आती है, आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद होना चाहिए कि ऑल द रोज एंड कॉलम्स बहुत ही बेटर ऑप्शन है स्टैटिक विजेट्स को प्लेस करने के लिए, बट ये नॉन स्क्रॉलेबल कंटेंट का पार्ट है, यानी कि रो एंड कॉलम में अगर आप बहुत ज़्यादा डेटा डाल दें तो वो स्क्रॉल नहीं होगा। रो स्क्रॉल नहीं होगा का मतलब ये है कि आप साइड से ऐसे स्क्रॉल नहीं कर सकते, कॉलम स्क्रॉल नहीं होगा का मतलब है कि आप टॉप टू बॉटम ऐसे स्क्रॉल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे एक कॉलम बना दूँ और राइट सेव कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इन सबकी हाइट को कुछ 400 कर देता हूँ ताकि हाइट थोड़ा ज़्यादा हमें दिखे। जैसे ही मैं दूसरे विजेट की हाइट को 400 करूंगा, हमें यहाँ पे एरर दिखेगा। एरर ये बोलेगा कि पिक्सल ओवरफ्लोन, एक नीचे से 197 पिक्सल की स्पेसिंग यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए थी, जो कि हमारे पास नहीं है। नहीं है किस, क्योंकि जो रो एंड कॉलम है वो नॉन स्क्रॉलेबल कंटेंट होल्ड करते हैं, वो स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। ऐसे में जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे स्क्रॉल करना है, ओके, एंड स्क्रॉल की जब बात आती है तो यहाँ पे या तो आप डायनेमिक कंटेंट रेंडर कर रहे होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की लिस्ट रेंडर करनी है, वो डायनेमिक होगा, आपके पास 50 प्रोडक्ट हो सकते हैं, स्क्रॉल करना है तो हम बिल्डर्स को यूज करते हैं। अगर आपको स्टैटिकली स्क्रॉलेबल कंटेंट डालना है तो उसके लिए मैं दो सॉल्यूशन यहाँ पे है। एक तो आप बॉडी के टॉप लेवल एलिमेंट को जिसे आप स्क्रॉल करवाना चाहते हैं, आप उसे भी रैप कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस पूरे कॉलम को स्क्रॉल कराना चाहता हूँ, तो मैं इस पूरे कॉलम को रैप कर दूंगा एक विजेट से, जो कि हो जाएगा सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। ओके, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू मतलब ये है कि इस स्क्रॉल व्यू के अंदर एक सिंगल चाइल्ड रहता है जो कि पूरा स्क्रॉल करेगा। आप देख सकते हैं कि आप इसे पूरी तरह से स्क्रॉल करवा सकते हैं, राइट। तो ये एक सॉल्यूशन है, एक सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर कॉलम डाल लो डालते जाओ। उससे भी बेटर सॉल्यूशन ये है, अगर आपको मल्टीपल विजेट्स ही प्लेस करने हैं तो आप सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू को यहाँ पर से मैं रिमूव कर लेता हूँ, और कॉलम की जगह मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू भी ऑलमोस्ट कॉलम के जैसा ही है, मल्टीपल विजेट्स प्लेस करता है, बट यहाँ पे हम अलाइन नहीं कर सकते हैं। अलाइन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लिस्ट व्यू क्या करता है, जितनी भी आप उसे स्पेसिंग मांगते जाओ वो उतनी स्पेसिंग हमें देते जाएगा। लिस्ट व्यू बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ पूरी हाइट को कैप्चर करता है। आप देखते हैं, आप यहाँ पे काफी आसानी से स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट। तो इसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है जिसको आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन अगर आपको वैसे तो कंटेनर्स में बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, बट अगर हमें प्रोडक्ट के कार्ड्स डालने हैं तो उसे हम ऑब्वियसली लिस्ट व्यू में आसानी से डाल सकते हैं। सो वेल, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट था रोज का, कॉलम्स का। लिस्ट व्यू एंड स्क्रॉल व्यू के बारे में हमने ज़्यादा बात नहीं की, बट सिंपली अगर आपको स्क्रॉलेबल कंटेंट डालना हो और अगर वो स्टैटिक हो तो आप स्क्रॉल व्यू में सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में डाल सकते हैं, या फिर आप लिस्ट व्यू को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे चीज़ों को डालने के लिए। और अगर आपको डायनामिकली डेटा को रेंडर करना है फिर तो आपको डायनामिक बिल्डर्स ही यूज़ करना चाहिए, जो कि ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं थोड़े सा एसेट्स के बारे में। यहाँ पे हम कस्टम एसेट्स यानी कि कस्टम फॉन्ट, कस्टम इमेजेस, कस्टम फाइल्स डाल सकते हैं, डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा समझेंगे स्टेटफुल विजेट्स को, और उसके बाद हम फाइनली बनाएंगे अपना एक यूआई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो एसेट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक ओपन कर लेना चाहिए अपना वो फोल्डर जहाँ पर ये प्रोजेक्ट अवेलेबल है।
तो मेरे पास ये सब कुछ शायद यहाँ पर है, ठीक है, डी ट्यूटोरियल्स लर्निंग में, जहाँ पर मुझे एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करना है और ये फ़ोल्डर रहेगा एसेट्स। वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एसेट्स नाम दिया है। इस फ़ोल्डर के अंदर आप अलग-अलग चीज़ें डाल सकते हैं। एसेट का मतलब ये होता है, अगर मैं किसी ऐप की बात करूँ और वहाँ पर हमें कंटेंट को डिलीवर करना है, चाहे इमेजेस हो, फाइल हो, फ़ॉन्ट्स हो, तो उसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप एसेट के थ्रू डाल सकते हैं। एसेट के थ्रू जो भी डेटा होता है वो मेरे ऐप के पैकेज के साथ जाता है, जो एपीके फाइल होती है उसके साथ जाता है। या तो फिर तो आप इंटरनल फाइल सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अब लेट्स से आपको इमेजेस दिखानी है, आपको फ़ोन के द्वारा ली हुई इमेजेस दिखानी है, तो ऐसे में आप फ़ोन के फाइल सिस्टम में स्टोर डेटा को शो कर रहे हैं। या फिर आप डायरेक्ट इंटरनेट से भी चीज़ों को दिखा सकते हैं, एसेट्स को शो कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इन ऐप एसेट्स की, जो कि पैकेज के साथ रेंडर होते हैं, जिसके लिए हम अपने प्रोजेक्ट में एसेट्स नाम की हमने डायरेक्टरी बना दी। यहाँ पर हम बना देते हैं एक नया फ़ोल्डर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ फ़ॉन्ट्स, जहाँ पे हम रखने वाले हैं फ़ॉन्ट्स। इन द सेम वे एक और नया फ़ोल्डर जो कि हो जाएगा इमेजेस। अब इसके अंदर हम थोड़ा कुछ डेटा भी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें पेस्ट की हैं। एक तो ये इमेज है, जिसे मैं इमेज डायरेक्टरी में डाल देता हूँ और इसे हम कोई अच्छा-सा नाम दे देते हैं, लाइक माय इमेज। ओके, एंड ये जो फ़ॉन्ट है इसे मैं फ़ॉन्ट्स डायरेक्टरी में डालता हूँ। यहाँ पर हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हमें यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे। मुझे इसमें से केवल चाहिए आपको रेगुलर एंड बोल्ड। दोनों को मैं कट कर लेता हूँ। कट करके मैं फ़ॉन्ट्स डायरेक्टरी में डायरेक्टली प्लेस कर देता हूँ। अगर हम मल्टीपल फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम सही है हम अलग-अलग फ़ॉन्ट की अलग डायरेक्टरी बना लेंगे। सिंस मैं एक सिंगल फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसे ऐसे ही प्लेस कर दे रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को कट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा काम बन गया, ऐप को हम स्टॉप करते हैं। अब हमने एसेट्स डाल दिए, हमें अपने ऐप को बताना है कि कौन-कौन से एसेट्स हमने डाली है, हमें अपने ऐप में उन एसेट्स को कॉन्फ़िगर करना है। पहली बात आती है इमेजेस की, इमेजेस को हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन है फ्लटर में, यूजेस मटेरियल डिज़ाइन ट्रू के बाद टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन, ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। तो ये हो गया मेरा एसेट्स का सेक्शन एंड यहाँ पे आप बता सकते हैं कि मेरे एसेट्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक सिंगल एसेट स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो आप उस सिंगल एसेट का पाथ यहाँ पे रिलेटिव पाथ कॉपी करें, ना कि ओवरऑल पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के रिलेटिव में वो कहाँ पर है, और ये जो स्लैशेस इसे आप सही कर लें। तो ये हो गया एक ऐसा तरीका जहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि एक मेरा एसेट है जो कि एसेट्स डायरेक्टरी के अंदर, इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर माई इमेज डॉट पीएनजी नाम का है, जिसे हम यूज़ करना चाहते हैं। एंड अगर आप इमेज डायरेक्टरी के अंदर के सारे इमेजेस को यूज़ करना चाहते हो, आप सिंपली आप ये नाम हटा सकते हो। अब यहाँ पे सारे इमेजेस यहाँ पर से आ जाएँगे। इसमें सेव कर लेता हूँ और अब हम इमेजेस डायरेक्टरी के अंदर जितने इमेजेस डालेंगे उसे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है फ़ॉन्ट, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कमेंट आउट है। मैं यहाँ पे इस फ़ॉन्ट को कमेंट इन कर लेता हूँ एंड ये वाली जो सेकंड फैमिली है इसे मैं कमेंट इन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे वेट की बात कर रहा हूँ, स्टाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। हम अलग-अलग वेट के लिए यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर फैमिली में हम ऐसा नेम देते हैं जो कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने ऐप में इस पर्टिकुलर फ़ॉन्ट को रेफ़रेंस करने के लिए। अब मेरे फ़ॉन्ट का यहाँ पे नाम था कुछ प्रॉक्सिमा नोवा करके, मैं यहाँ पे सिंपली इसका फैमिली का नाम दे रहा हूँ प्रॉक्सिमा। अब बात आती है एसेट्स की, तो एक हो गया मेरा पहला डिफ़ॉल्ट एसेट में, अगेन फ़ॉन्ट में जो रेगुलर वाला है उसे मैं राइट क्लिक करके कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं, इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड ये हो गया मेरा प्रॉक्सिमा नोवा रेगुलर फॉन्ट। दूसरा हो गया मेरा बोल्ड, जिसे हम राइट क्लिक करते हैं, कॉपी रिलेटिव पाथ करते हैं, इसे यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हो गया मेरा बोल्ड फॉन्ट, जो कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई 800 वेट यूज़ करे तो ये वाला फॉन्ट हम यूज़ करें। सेव करते हैं। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आउटपुट में दिख जाएगा। बेसिकली अगर कोई एरर हो तो आपको आउटपुट में एरर दिख जाएगा, कोई एरर नहीं हो तो फिर ये लोग कुछ नहीं बताते। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे 2 एसेट्स ऐड कर लिए। अब ऐड करने के बाद आपको ये बात याद होना चाहिए कि वैसे तो आप हॉट रीस्टार्ट है, रीलोड है, बट कोई भी एसेट ऐड करने के बाद हमें ऐप को रीस्टार्ट करना होता है, रीबिल्ड करना होता है, ताकि उन एसेट्स को हम सिंक कर सके अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर हम ऐप को रीबिल्ड करते हैं और अब देखते हैं कि इन एसेट्स को सिंक होने के बाद हम कैसे इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं, इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा ऐप बिल्ड हो गया है। यहाँ पर मैं लिस्ट व्यू को वापस चेंज कर लेता हूँ कॉलम में, और ये जो मेरे 2 कंटेनर्स हैं इसमें से मैं जो सेकंड कंटेनर उसे हम यहाँ पे से हटा दे रहे हैं, तो सेव करते हैं, राइट? ओके, एंड एक्चुअली फर्स्ट पे हटा देते हैं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले बात आती है इमेज को कैसे यूज़ करें। जैसा मैंने बताया हमारे पास 3 तरीका, अगर आप यहाँ पे सिंपली टाइप करेंगे इमेज और एक डॉट लगाएँगे, आपको दिख जाएगा डॉट एसेट, डॉट फाइल, डॉट मेमोरी एंड डॉट नेटवर्क।
डॉट एसेट में यूज़ करके हमने जो एसेट्स में डाला है वो इमेज हम यूज़ कर सकते हैं। फाइल का मतलब होता है कि फाइल सिस्टम में जो फाइल्स अवेलेबल, अगर उनमें से कोई इमेज फाइल को हमें यूज़ करना है तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। मेमोरी में क्या होता है कि जो बाइट्स में इमेजेस होते हैं उसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेटवर्क यानी कि हम किसी सोर्स से इमेज को यूज़ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर एसेट यूज़ करना है, सिंपली मैं एसेट का नेम डाल देता हूँ। अब एसेट का नेम जो होता है, ऑल्दो हमने पूरे पाथ को डाल दिया, एसेट का नेम पूरे पाथ से आना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपको एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश माई इमेज डॉट png, और इसे हम करते हैं यहाँ पे सेव। एंड सिंस ये एसेट ऑलरेडी सिंक्ड है, जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, राइट। एंड यहाँ पे अगेन बहुत सारी प्रॉपर्टी, जैसे कि आप इमेज को कैसे अलाइन करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे ये है फिट, जो कि ये बताता है कि आप इस इमेज को कैसे फिट करना चाहते हैं। सो अगेन इमेज और एसेट में जब फिट प्रॉपर्टी यूज करते हो, ये बताता है कि जो भी अवेलेबल स्पेसिंग उसमें हम कैसे फिट करते हैं। मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि बॉक्स फिट डॉट कवर सेव करते तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कंटेन, तो भी यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी अवेलेबल स्पेसिंग है वहाँ पर ये ऑलरेडी अच्छे से फिट हो गया है। अगर मैं इसे एक कंटेनर में डाल दूँ यहाँ पे, ओके, एंड इस कंटेनर का जो विड्थ है वो मैं यहाँ पे सेट कर दे रहा हूँ कुछ 400.0। आई होप कि ज़्यादा ना हो, फाइन। 400 भी थोड़ा ज़्यादा ही है, 300 कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बोलूँ कि जो फिट है वो मुझे चाहिए कवर का, सेव करते हैं। ओके, तो भी इशू नहीं है क्योंकि हाइट तो अवेलेबल है ही। सो हाइट को हम यहाँ पे कर देते हैं कुछ 150.0। अब आप देखेंगे कि हाइट के 150 और विड्थ के 300 होने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ कंटेन, तो ये कैसे कंटेन हो जाएगा, साइड से स्पेसिंग के साथ। अगर मैं यहाँ पे इसे बोलूँ कवर, तो फिर ये बीच में से कवर कर लेता है। उसके अलावा मैं बोलूँ फिल हाइट, तो ऐसे में क्या होगा कि ये कवर ही करेगा बट हाइट को फिल करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ फिट हाइट, अगर मैं बोलूँ फिट विड्थ, तो ऐसे भी ये कवर करेगा बट विड्थ को फिट करने की कोशिश करेगा। ऐसे अलग फिट प्रॉपर्टी है, बाकी इमेजेस की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है यहाँ पे जो कि हम देख सकते हैं। फॉन्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लेट्स से हम एक दूसरा टेक्स्ट विज़ार्ड डाल देते हैं, और इस टेक्स्ट विज़ार्ड में मैं डेटा डाल दे रहा हूँ आई कुछ भी, लेट्स से प्रिंस। ये हो जाएगा मेरी फॉन्ट फैमिली। यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग हम वो फैमिली के नाम डालेंगे जो कि हमने pubspec.yaml फाइल में डाली है, जो कि यहाँ पे PROXIM है, प्रॉक्सिमा। तो PROXIM है, सेव करते हो, आप देखेंगे कि जो प्रिंस है ये अलग फॉन्ट में है। अगर मैं इस फॉन्ट फैमिली को हटा दूँ, सेव करो, तो ये थोड़ा आपको अलग दिखेगा। और अगर हम यहाँ पे प्रॉक्सिमा डालते हैं, सेव करते, आप देख सकते हैं कि फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके अलावा अगर मैं फॉन्ट वेट को बोल्ड करूँ, एंड बोल्ड नहीं, जो मुझे स्पेसिफिक वेट चाहिए यहाँ पे जो कि 800, जो कि आएगा आपको फॉन्ट वेट डॉट W800, सेव करते हैं, तो अब जो ब्लैक वाला फॉन्ट था यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट विजिट में फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। और बार क्या होता है कि हम पूरे ऐप के लिए भी सेट करना चाहते हैं, तो ऐसे हमें क्या करना होता है, सिंपली जाओ मटेरियल ऐप में, थीम डेटा में, यहाँ पे होता है एक ऑप्शन फॉन्ट फैमिली का, और ये ऐप लेवल में एक फॉन्ट फैमिली सेट कर देता है, जो कि यहाँ पर हमने सेट कर दिया अप्रॉक्सिमा। बट फायदा यहाँ पर ये है कि अगर आप ऐप बार वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो वैसी चीज़ों में ये बाय डिफ़ॉल्ट पक्का यूज़ हो जाता है। एंड अगर आप कोई थर्ड पार्टी विज़िट यूज़ कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जो कि कुछ रेंडर करता है टेक्स्ट फॉर्म में, तो वो यहाँ पर इस चीज़ को यूज़ करता है, तो वो एनफोर्स हो जाता है। वो बेटर होता है जब भी आप कोई थर्ड पार्टी प्लगइन यूज़ करेंगे, तो भी आपका ऐप का जो फ़ॉन्ट फिक्स्ड है, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जिससे बात आती है कि हम थर्ड पार्टी प्लगइन्स यानी कि डिपेंडेंसीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आपको उसके लिए एक सिंपल सी वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है pub.deep। और इस वेबसाइट पे क्या होता है कि डार्ट एंड फ्लटर से रिलेटेड काफ़ी सारे थर्ड पार्टी प्लगइन्स एंड पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइव एक सिंपल नोएसक्यूएल डेटाबेस जो कि फ्लटर में लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे इमेज पिकर जिसे आप यूज़ करके इमेज पिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे फाइल पिकर जिसे आप यूज़ करके फाइल पिक कर सकते हैं, यानी कि इमेजेस के अलावा दूसरे फाइल भी पिक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमको यहाँ पे पैकेजेस मिलते हैं। क्वेश्चन आता है कि आप इसे यूज कैसे करते हैं और ऐड कैसे करते हैं। इसके लिए भी हमें जाना पड़ता है नन अदर देन अपने pubspec.yaml फाइल में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं, डेव डिपेंडेंसीज एंड डिपेंडेंसीज। तो जैसा मैंने बताया था, आई होप फाइल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने का टाइम, कि डिपेंडेंसीज में हम ऐसे थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज करते हैं जो कि हमें प्रोडक्शन के टाइम चाहिए, एंड डेव डिपेंडेंसीज में ऐसी चीज़ों को यूज करते हैं जो कि हमें केवल डेवलपमेंट के टाइम ही चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आपको सिंपल एनिमेशन करना है, आप बस इस पैकेज को यहाँ पे यूज़ कर लो। यूज़ करने का प्रोसेस सिंपल होता है, आपको बस यहाँ पर से कॉपी करना है जो कि आपको पैकेज का नाम
एंड उसका जो भी करंट वर्जन है वो कि अच्छे से कॉपी कर लेगा, जिसे आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हैं और आप जैसे ही सेव करेंगे तो ये इस पैकेज को फेच कर लेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं फ्लटर पब गेट रनिंग जो कि इस पैकेज को फेच करेगा। एंड कोई भी नई डिपेंडेंसी को ऐड करने के बाद भी बेटर ये होता है कि अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप करके रीबिल्ड करें। बेटर कि आपको करना ही पड़ेगा, उसके अलावा ये वर्क नहीं करेगा, एरर भी दे सकता है। अब मैं वापस रीबिल्ड करूँ तो ये जो भी डिपेंडेंसी है इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। एंड यही पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पे याद रखना होगा, क्योंकि फ्लटर एक ऑलरेडी फ्रेमवर्क है जहाँ पे बहुत सारी थर्ड पार्टी प्लगइन्स अवेलेबल है। आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आना चाहिए, जिसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदी में सारी चीज़ें देखने से मतलब नहीं बनेगा। एट द एंड आपको आके इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। लाइक ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में भी डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं बट इंग्लिश में सब कुछ मिल जाता है, इसलिए आपको यहाँ पे फाइनली आके ऐसे कोई भी डिपेंडेंसी को यूज़ करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के समझना पड़ेगा कि कैसे आप यहाँ के एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। बट वेल फिलहाल हम बात करेंगे ऐसे ही डिपेंडेंसीज के बारे में जिसको यूज़ करके हम चीज़ों को बना सकते हैं और हम बनाएंगे अपना ब्यूटीफुल यूआई जो कि हमने देखा था स्टार्टिंग में। वेल तो बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे जान ली है। अब इसके पहले कि हम अपने यूआई की तरफ बढ़े, हम यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन करने वाले हैं सिंपल से स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। तो देखते हैं ये क्या होता है। जिसके लिए यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कॉलम में दो चीज़ें हैं, एक टेक्स्ट है और दूसरा एक एलिवेटेड बटन है। टेक्स्ट जो कि अभी एक नाम कंटेन करता है और एक एलिवेटेड बटन है जिस पे लिखा हुआ है चेंज नेम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ स्ट्रिंग, जिसे मैं देता हूँ नेम, और इसको हम एक नेम देते हैं जो कि फिलहाल रहेगा प्रिंस विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। और मैं इसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अपना टेक्स्ट विजेट में कॉल कर रहा हूँ डॉलर नेम को यूज करके, जो कि कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का। और जो वेरिएबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ और क्लिक करते ही जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑन प्रेस्ड है, यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नेम की प्रॉपर्टी है, जो नेम वेरिएबल की वैल्यू है सॉरी, वो मैं चेंज करके यहाँ पे कर देना चाहता हूँ देसी प्रोग्रामर। ऑलराइट, इसे हम कर लेते हैं सेव, और यहाँ पे चेंज करने के बाद इस वैल्यू को मैं प्रिंट भी कर देता हूँ, ये दिखाने के लिए कि हाँ इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे कि जो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है देसी प्रोग्रामर। यानी कि मेरे नेम वेरिएबल में जो वैल्यू यहाँ पे आ गई है वो है देसी प्रोग्रामर, बट जो टेक्स्ट में आपको वैल्यू दिख रही है वो भी प्रिंस है। तो पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि जो भी हमें स्क्रीन दिख रहा होता है वो एक बार रेंडर हो गया है। रेंडर होते टाइम जो भी वेरिएबल्स हैं उनके जो वैल्यूज होते हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। जब भी हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं, यानी कि अपने ऐप के अंदर, चाहे आप इंटरनेट से डेटा लोड कर रहे हो, फाइल से लोड कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जिसको वेट करने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, या फिर आप बटन क्लिक कर कुछ चेंज करना चाहते हैं, किसी इवेंट पे कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अगर आप उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देंगे, कोई फंक्शन कॉल कर लेंगे, तो भी वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा जब तक कि आप स्टेट को रीबिल्ड नहीं कर रहे हैं। और स्टेट को रीबिल्ड वही विजिट कर सकते हैं जो कि स्टेटफुल विजिट हो, क्योंकि उनका स्टेट होता है तो वो स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज होने का मतलब आपके अलग अलग स्टेट्स होते हैं, किसी स्टेट में कोई वेरिएबल की वैल्यू कुछ रहेगी, किसी स्टेट में किसी वेरिएबल की वैल्यू कुछ रहेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टेटलेस विजिट है, जिस कारण हम यहाँ पे स्टेट को रीबिल्ड नहीं कर सकते। स्टेट को रीबिल्ड करने के लिए हमें चाहिए कि स्टेटफुल विजिट। तो जो मेरा होम पेज है वो अभी तक स्टेटलेस विजिट था, इसे अब मैं बनाता हूँ स्टेटफुल विजिट, क्योंकि सिर्फ स्टेटफुल विजिट्स में हम स्टेट को रीबिल्ड कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। और स्टेटफुल विजिट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं STF को, और अपने विजिट का हम नाम देते हैं जो कि यहाँ पर मैं सेम माई होम पेज ही डाल दे रहा हूँ। और अब यहाँ पे सेव कर देते हैं, केवल ये कंटेनर रिटर्न करता है जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली हमें नहीं चाहिए। तो ये जो पूरा स्कैफोल्ड हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे होते हैं, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके सिंपली यहाँ पे हम पेस्ट कर दे रहा हूँ। चीज़ों को हम कमेंट इन कर लेते हैं एंड यहाँ पर अपने स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम, जिसके अंदर जो वैल्यू है अभी वो हो जाएगी आपको प्रिंस। इसे हम कर लेते हैं सेव, और आपको यहाँ पे दिख रहा है जो कि अभी प्रिंस। अब इवन दो ये एक स्टेट फुल विजिट है, यहाँ पर भी अगर मैं चेंज नेम पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे नेम चेंज हो गया, बट जो हमें यहाँ पे वैल्यू दिख रही है वो प्रिंस है। तो मैंने यहाँ पे ये कहा कि स्टेटलेस विजिट स्टेट को रीबिल्ड नहीं कर सकता, जबकि स्टेटफुल विजिट स्टेट को मेरे विजिट को रीबिल्ड कर सकता है। तो मैंने स्टेटलेस विजिट से स्टेटफुल विजिट क्रिएट कर लिया, तो मेरा माय होम पेज के अंदर अभी ये कैपेबिलिटी है कि ये इस चीज़ को रीबिल्ड करे।
बट हमने उस कैपेबिलिटी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? तो जब भी हम यहाँ पर लेट्स से कि बटन प्रेस करने पे हम किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं और अगर मुझे ये चेंज को रिफ्लेक्ट नहीं करवाना है यूआई में, तो हम कुछ नहीं करते। बट अगर मुझे इस चेंज को रिफ्लेक्ट करवाना है, तो हम ऐसे में यूज़ कर लेते हैं एक सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर हम वो वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे चेंज हो रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसे रीस्टार्ट करूँ, तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रिंस। जैसे ही मैं चेंज नेम पे क्लिक करूंगा, नेम यहाँ पे चेंज होके देसी प्रोग्रामर हो गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेट स्टेट रिबिल्ड किया, तो आपको यहाँ पे जो नेम की वैल्यू वो चेंज होके देसी प्रोग्रामर हो गई। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप सेट स्टेट के अंदर वो सारी वैल्यूज डालें जो कि चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट स्टेट का काम है स्टेट को रीबिल्ड करना। रीबिल्ड करने का मतलब ये होता है कि अगर ये वैल्यू मैं पहले ही चेंज कर दूं और उसके बाद सिंपली सेट स्टेट को कॉल करूं, तो भी सिंस ये वैल्यू चेंज हो गई है, जब स्टेट रीबिल्ड होगा तो हमें वो चेंजेस दिखेंगे। अगर मैं इस चीज़ को वापस से रीस्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ पे चेंज नेम पे क्लिक करूँ, तो भी ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। बेसिकली जितने भी वैल्यूज़ आप चेंज होते हैं पहले आप उसको बस सेट स्टेट कॉल करना होता है। ऑल्दो रिकमेंड ये किया जाता है कि अगर आप केवल वैल्यू को चेंज करने के लिए सेट स्टेट कॉल कर रहे हैं, तो उसे आप सेट स्टेट के अंदर ही डाल दें। तो ये हो गया स्टेट मैनेजमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो कि ये है कि आप किसी भी कोई भी वैल्यू जब चेंज होती है स्टेट में, जब भी कोई चेंजेस आते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यूआई में बिल्ट नहीं होता है, हमें उसे रीबिल्ड करना होता है ताकि री-रेंडर हो सके ये चेंजेस। बट स्टेट मैनेजमेंट सिर्फ इसको ही नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आप pub.dev पे जाएँगे तो आपको दिखती हैं बहुत सारे पैकेजेस यहाँ पे, एंड पैकेजेस की नहीं, बहुत सारी चीज़ों की बात होती है फ्लटर में स्टेट मैनेजमेंट के टाइम। प्रोवाइडर हो गया, फ्लटर ब्लॉक ब्लॉक की बहुत ज़्यादा बात होती है, ब्लॉक को हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे एक्चुअली स्टेट मैनेजमेंट जो काम करता है, वो केवल रीबिल्ड करने का है काम नहीं करता है, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता है एक अच्छा स्टेट मैनेजमेंट प्लगइन, थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। तो पहली चीज़ वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि रीबिल्ड सही से हो। दूसरी चीज़ वो चेंज करने की कोशिश करते हैं कि जो नेविगेट होते हैं हम एक से लेके अलग-अलग स्क्रीन में, वो चीज़ सही से हो। उसके अलावा स्टेट मैनेजमेंट डिपेंडेंसी जिस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो ये होता है कि हम रियल टाइम वैल्यू लिस्टेनेबल बिल्डर्स बना सकें। जैसे कि अगर आप इस वैल्यू को चेंज करें तो आप बार-बार सेट स्टेट कॉल ना करें। ये चीज़ प्रोवाइडर बहुत अच्छे से देता है। आप इस वैल्यू को चेंज करें तो हर चेंज के साथ यहाँ पे रीबिल्ड होते जाएगा। इसके अलावा वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं कि विज़िट ट्री में जो डेटा हम पास कर रहे हैं टॉप से लेके बॉटम तक, वो सही से पास हो और सही से रिट्राइव हो। उसके अलावा वो लोग आर्किटेक्चर बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसे यूज़ करके हम यूआई को बैकएंड से अलग रख सकें। और बहुत सारी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज है, प्रोवाइडर हो गया, फ्लटर ब्लॉक हो गया, रिवर पॉड हो गया, उसके अलावा मॉब एक्स हो गया, एंड एक्चुअली बहुत सारे हैं जो कि ये चीज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होगा। स्टैटिस्टिक के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। फिलहाल बस ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि मैं यहाँ पे स्टेट फुल विज़िट बनाने वाला हूँ अब अपने इस यूआई के लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए। बट स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यही छोटा-सा कॉन्सेप्ट है, जिसको बेटर तरीके में करने के लिए ये सारी जो डिपेंडेंसीज और प्लगइन्स है वो लगी रहती हैं। ऐसे कोई भी फ्रेमवर्क जहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, वहाँ पे ये एक एम्बिग्विटी हमेशा बनी रहती है कि कौन सा स्टेट मैनेजमेंट पैकेज बढ़िया है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आपको उसे यूज़ करना चाहिए। ऐसा कोई स्टेट मैनेजमेंट डिपेंडेंसी अवेलेबल नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी को यूज़ कर लो, ये बेस्ट ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन है। साथ में हर प्लगइन इतना भी बुरा नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, ये तो आपको कभी यूज़ ही नहीं करना चाहिए, सबसे बेकार है। जिनके-जिनके मैंने नाम बताए वो सब काफ़ी सही है, काफ़ी हेल्प करते हैं स्टेट मैनेजमेंट में, डेटा चेंज करने में, नेविगेशन में, और उसके अलावा एपीआई कॉल्स के अकॉर्डिंग बार-बार चीज़ों को रीबिल्ड करने में। तो इन चीज़ों के बारे में हम ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात करें यूआई बिल्ड करने की। हमने बेसिक कंपोनेंट्स को देखा है, हमने मल्टीपल विजेट्स को डालने देखा है। अब हम देखते हैं कि हम कैसे मटेरियल कंपोनेंट्स अवेलेबल है जिसे हम यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोडक्ट यूआई यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ये था सिंपल सा इंट्रोडक्शन स्टेटफुल विजेट्स के बारे में। एंड यहाँ पे मेरा गोल अभी तक ये बिल्कुल नहीं है कि हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं एंड ऑल। यहाँ पे मेरा गोल बस ये बताना है कि स्टेटफुल विजेट कोई हमें यूज़ करना होगा अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये कैपेबिलिटी प्रेजेंट हो कि हम स्टेट को रीबिल्ड कर सके, बेसिकली अपने विजेट को रीबिल्ड कर सके, ना कि स्टेट को। तो स्टेटलेस विजेट ना यूज़ करके हम स्टेटफुल विजेट यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे बनाने वाले अपने यूआई को, तो देखते हैं वो हम कैसे करते हैं। इसके पहले कि हम उसकी बात करें, हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे फ्लटर के यूआई कंपोनेंट्स के बारे में।
तो अगर आप material.io पे जाएँगे जो कि गूगल का मटेरियल डिज़ाइन वेबसाइट है, तो बेसिकली मटेरियल डिज़ाइन एक ऐसा डिज़ाइन पर्सपेक्ट है जो कि गूगल ने इंट्रोड्यूस किया। अब डिज़ाइन पर्सपेक्ट का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मटेरियल डिज़ाइन में हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि कलर कैसा होना चाहिए, आपको फ़ॉन्ट एंड टाइपोग्राफी कैसे यूज़ करनी चाहिए, मटेरियल कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं जो कि अलग-अलग सिचुएशन में हमारी हेल्प करते हैं लेआउट को बिल्ड करने में, डेटा को शो करने में, एक्शंस को शो करने में। एंड यहाँ पे अगर आप इस कंपोनेंट पेज में आएँगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे इंटरैक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें यूज़ करके अपना यूआई बनाते हैं। फ्लटर पूरी तरह से गूगल के मटेरियल डिज़ाइन को फॉलो करता है। अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन को ट्रू सेट किया था। तो जितने भी मटेरियल डिज़ाइन के कंपोनेंट्स हैं ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल है फ्लटर में। तो आपको ऐसे जैसे कि आपको बॉटम ऐप बार मिल जाएगा, टॉप ऐप बार मिलेगा, बॉटम नेविगेशन मिलेगा, ऐसे आपको बटन्स मिलेंगे। तो ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल हैं फ्लटर में। तो अगर हम इन कंपोनेंट्स की बात करें, आपको कुछ भी बनाना होगा तो आपको क्या करना होता है, इस कंपोनेंट का कोड उठाना होता है और उसके अंदर जो गैप्स है जिन्हें अनफिल्ड छोड़ा गया है, मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये अगर मैं ऐप बार कंपोनेंट की बात करूं तो मटेरियल डिजाइन ने ऑलरेडी बहुत कुछ फिक्स कर रखा है और फ्लटर के फ्रेमवर्क ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है ऐप बार क्लास में। जहां पर हमें ये पता है कि ठीक है, अगर हम एक ऐप बार की बात करें तो वहां पे एक टाइटल होगा, कुछ एक्शंस होंगे और आपको एक लीडिंग विजिट होगा, राइट। ये सारी चीजें वहां पे फिक्स कर ली गई। आपको बस उन गैप्स को फिल करना है जहाँ पे ये बताना है कि ठीक है, टाइटल क्या होगा, एक्शन विजेट्स होंगे या ना होंगे, अगर होंगे तो कौन-कौन से होंगे, लीडिंग में विजिट होने वाला या फिर नहीं होने वाला, अगर होने वाला है तो क्या विजिट होने वाला, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। बस ये सिंपल सा है, यहाँ पे गैप्स को फिल करना है हमें अपने यूआई को बनाने के लिए। अब हम चाहें तो अपना कस्टम यूआई भी बना सकते हैं। अगर आप इस चीज़ की बात करें तो ये सिंपली एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मेरे पास एक यहाँ पे रो अवेलेबल है और पहले तो एक टॉप रो है जिसके अंदर 3 विजेट्स हैं और उस टॉप रो में 2 विजेट्स के बाद एक तीसरा रो है जहाँ पर 3 और विजेट्स हैं। ये कस्टम हो गया, बट ऐसे में हमें कस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंस हमें अवेलेबल है हम उसको यूज़ करेंगे। एंड पॉइंट यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, तो सबको याद रखना है, सबके बारे में समझना ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए हम हमेशा टॉप कंपोनेंट्स की बात करते हैं और फिर बाकियों को बारे में जब हमें यूज़ पड़े तो हम उन्हें देख लेते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिंपल यूआई कंपोनेंट्स की जो कि डेटा को शो करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑब्वियसली सब कुछ को हटा देता हूँ ताकि हम फिर से लिख सकें। जो मेरा मेन पेज है यहाँ पर मैंने सब कुछ को रिमूव कर दिया है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास केवल माई होम पेज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे भी मैं हटा के केवल होम पेज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ चाहिए, यहाँ पर है कि मुझे कुछ एसेट्स ऐड करने हैं एंड एसेट्स के नाम पे यहाँ पर मुझे केवल फॉन्ट ऐड करना है यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे जल्दी से ग्रैब करके डाल देता हूँ। तो ये रहा मेरा ट्यूटोरियल फ़ोल्डर जिसके अंदर ये एसेट्स हो गया और ये जो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है मुझे यहाँ पे दूसरा चाहिए, मैं यहाँ पे उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 फ़ॉन्ट्स है, जो फ्रेड सैंस है वो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं प्रॉक्सिमा नोवा बोल्ड वगैरह को हटा देता हूँ। अब इसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई इमेज एसेट नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ पे इमेज फ़ोल्डर को ही डिलीट कर देता हूँ, डिलीट परमानेंटली, ग्रेट। एंड इन दोनों को हम pubspec.yaml में ऐड कर लेते हैं, जैसा हमने प्रॉक्सिमा में किया था सेम। तो ये मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट डाल दिया है, मेरे पास केवल रेगुलर फ़ॉन्ट था और मैं प्रॉक्सिमा को चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ रेगुलर, या फिर ठीक है मैं रेगुलर छोड़ देता हूँ, जो फ़ॉन्ट का नाम हो वो आप डाल देंगे। यहाँ पे एसेट सिंपल सा मेरा एसेट हो गया, इसे हम सेव कर लेते हैं, ये हमारा काम बन जाएगा। और अब यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो भी हो जाएगी रेगुलर। अगर हम यहाँ पे अपने यूआई की बात करें जो कि हम बनाने वाले हैं, तो हम इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक-एक कंपोनेंट को सीखते हैं और हमारा यूआई बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे आपको ऐप में एक तो ठीक है स्कैफोल्ड होगा जिसको जो है कि एज ए रैपर वर्क करेगा। उसके बाद हमें कुछ तो यहाँ पे ऐप बार चाहिए जहाँ पर हम तीनों चीज़ की बात कर रहे हैं, टाइटल, लीडिंग एंड एक्शन की। लीडिंग में मैंने यहाँ पे एक मटेरियल ड्रॉवर डाल रखा है जिसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक कैराउजल दिख रहा है जो कि बहुत बार लोग बोलते हैं कि अगर मेरा एक ई कॉमर्स ऐप है तो मुझे कैराउजल चाहिए ही। तो इसलिए कि यहाँ पर हम थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहे हैं कैराउजल के लिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होता हुआ दिख रहा है जो कि कहीं न कहीं आप किसी भी एक कैटेगरी के लिए डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई डिटेल्स नहीं है, यहाँ पे केवल सिंपल सा एक कार्ड है। उसके अलावा आपको यहाँ पे टॉप टू बॉटम स्क्रॉल होता हुआ ये कंटेंट दिख रहा है जहाँ पे कार्ड के साथ-साथ कुछ डिटेल भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने डिटेल को ऐसे छोड़ दिया, ये हम फिल कर लेते हैं और साथ में आपको एक सिंपल बॉटम नेविगेशन भी दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, कुछ अलग-अलग कंपोनेंट्स इस बारे में देखने वाले हैं और इसके बाद आप ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएँगे कि यूआई बिल्ड करने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे विजेट्स बचेंगे भी, बट कोई बात नहीं है, उसके यूज़ के अकॉर्डिंग आप उसे देख सकते हैं।
फिलहाल हम यहाँ पर एक स्टेटफुल विजिट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं होम पेज, एंड इस वाले लाइट को हम कमेंट इन कर लेते हैं। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा एक स्कैफोल्ड। ओके, सेव करते हैं। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें बात करनी है ऐप बार की। तो इस ऐप को हम बिल्ड कर लेते हैं फिर हम, ताकि हम ये देख सके कि हमारे जो चेंजेस है वो कैसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐप बार की। ये हो गया मेरा ऐप बार, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया था। यहाँ पे सबसे पहले हम एक टाइटल देते हैं जो कि हो जाएगा सिंपल सा टेक्स्ट, और ये मेरा टेक्स्ट है माई प्रोडक्ट्स। इस टेक्स्ट के बाद हम इसे सेव करते हैं और आपको यहाँ पर एक ऐप बार दिख जाएगा माई प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ चेंज करनी है, जो कि है मेरा थीम। जो मेरा डिफॉल्ट कलर रहेगा वो रहेगा रेड। ओके, आपको माई प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिख रहा है रेड में। यहाँ पर हम स्टाइलिंग दे सकते हैं, जो कि मुझे फिलहाल नहीं देनी है। इसके बाद टाइटल के अलावा यहाँ पर एक एक्शन विजेट्स है, जो कि ये बताता है कि यहाँ पे कौन कौन से विजेट्स होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक लिस्ट ऑफ विजेट एक्सेप्ट करता है, मतलब ये है कि आपको ये मल्टीपल विजेट्स एक्सेप्ट कर सकता है। फिलहाल मुझे यहाँ पर एक सिंगल विजेट चाहिए, एक सिंगल बटन, जो कि एक आइकन बटन, जहाँ पे आपको आइकन आएगा आइकन्स। ओके, कम ऑन, ICONS आइकन्स डॉट सर्च का। एंड ऑन प्रेस करने पे यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक एम्प्टी फंक्शन है। ऑलराइट, ओके, ये हो गया। ये आइकन्स डॉट सर्च हमें डालना होगा एक आइकन के अंदर। तो ये हो गया मेरा एक आइकन। इसे अगर मैं सेव करूं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं एक सिंपल सा आइकन बटन दिख रहा है। आपको यहाँ पर एक डीबग बैनर भी दिख रहा होगा, जो कि हमें नहीं चाहिए होता है। तो मटेरियल ऐप में हम डाल देते हैं डीबग शो चेक मोड बैनर को, चेक मोड बैनर को फॉल्स, क्योंकि हम यहाँ पे बैनर को नहीं देखना चाहते हैं। यहाँ पे ऐप बार में एक चीज़ थी यहाँ पे लीडिंग में। तो लीडिंग विजिट की अगर मैं बात करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे कई बार लीडिंग विजिट दिखा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने स्कैफोल्ड में एक ड्रॉवर डालूँ, तो ड्रॉवर का लीडिंग विजिट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर दिया जाएगा। अगर मैं इस पेज को किसी दूसरे पेज से खोलूँ, तो ऑटोमेटिकली लीडिंग में एक बैक बटन का विजिट डाल दिया जाएगा। बट हम चाहें तो कस्टम भी डाल सकते हैं। आपको कस्टम डालना है तो आप यहाँ पे लीडिंग पे जाके कोई भी लीडिंग विजिट डाल सकते हैं। अगर मैं एक आइकन बटन ही डालूँ, इसी आइकन बटन को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे हम नीचे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ये हो गया लीडिंग में यहाँ पर एक आइकन बटन। बट सिंस हम यहाँ पे ड्रॉवर डालने ही वाले हैं, मैं यहाँ पे लीडिंग में कुछ नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि हम जब ड्रॉवर डालेंगे तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंप्लाई हो जाएगा। ये हो गया मेरा सिंपल सा ऐप बार। अब इसके पहले कि हम यहाँ पे कैराउजल बॉटम ऐप बार की बात करें, हमें कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है, जो कि हम इंस्टॉल कर लेते हैं। 2-3 डिपेंडेंसीज की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कौन कौन से डिपेंडेंसीज होंगे, उसके लिए हम चलते हैं pub.dev की वेबसाइट पे। और यहाँ पे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए वो है कैराउजल प्रो। ओके, सॉरी, कैराउजल स्लाइडर नॉट प्रो। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं पेस्ट। बाय द वे आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। अगर हम यहाँ पर डिपेंडेंसीज इंसर्ट करने की बात करें, एक हमारे पास एड ऑन भी आता है एज एन एक्सटेंशन, जिसे यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आप बार बार जब इन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे, आपको पता रहेगा कि मुझे कैराउजल स्लाइडर यूज़ करना है। सो आई थिंक कि मैंने वो रखा हुआ है, या फिर नहीं, शायद अभी यहाँ पे मैंने इस सिस्टम में नहीं रखा है। वो एक्चुअली आपको पब असिस्ट होता है, जो कि आपकी हेल्प करता है डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने में। आपको बस नाम डालना होता है। एनीवे, कैराउजल स्लाइडर के अलावा जो मुझे दूसरी चीज़ चाहिए वो है आपको आयोन आइकन्स। सो ये एक्चुअली एक आइकन पैक है, जो कि हमारी हेल्प करता है आइकन पैक को यूज़ करने के लिए। तो इसे अभी हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम कर लेते हैं सीधे पेस्ट। और तीसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पे चाहिए वो है फ्लटर रेटिंग बार, जिसको हम यूज़ करते हैं और रेटिंग के लिए। तो फ्लटर रेटिंग बार हम एंटर हिट करते हैं। ये हो गया मेरा फ्लटर रेटिंग बार। इसे हम कॉपी करते हैं और इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे पेस्ट, सेव करते हैं, और ये तीनों डिपेंडेंसीज अब हमारे लिए फैच हो जाएंगी। इसे हम क्लोज करते हैं। एंड ये चीज़ होने के बाद हम वहाँ पर हमसे वापस हम इसे रीबिल्ड कर लेते हैं। वेल, तो अब कुछ ऐसा हुआ है कि हमने जो जो भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे इंस्टॉल की है वो यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। तो पहले हम क्या करें, बॉटम नेविगेशन, कैराउजल, या फिर मटेरियल ड्रॉवर। आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए बॉटम नेविगेशन से। तो बॉटम नेविगेशन जो होता है एक स्कैफोल्ड के लिए प्रेजेंट होता है। सिंस मैंने बताया था स्कैफोल्ड रैप करता है स्क्रीन को, तो उसके लिए बेटर रहता है। स्कैफोल्ड में ऐप बार के बाद यहाँ पे आपको एक विजिट मिलेगा बॉटम नेविगेशन बार। तो बॉटम नेविगेशन बार जो मेरा होगा वो होगा बॉटम नेविगेशन बार। ओके, एंड कम ऑन नेविगेशन बार। एंड इसके अंदर अगेन इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। इंपॉर्टेंट होता है आइटम्स, जो कि लिस्ट ऑफ बॉटम नेविगेशन बार आइटम होता है। सो आप देख सकते हैं एक आइटम का यहाँ पे लिस्ट मिल गई, और ये हो गया बॉटम नेविगेशन बार आइटम।
एंड यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, आपको एक्टिव आइकन, बैकग्राउंड कलर आइकन, लेबल, टाइटल, टूल टिप, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मेरे ख्याल से आपको आइकन यहाँ पे प्रॉपर्टी अभी भी अवेलेबल है, तो ये कुछ भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक्चुअली आईऑन आइकन चाहिए जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया था, तो वो आएगा आपको यहाँ पे आइकन, और आइकन के अंदर जो मुझे चीज़ चाहिए वो हो जाएगा आईऑन आइकन्स, आई थिंक, यप, आईऑन आइकन्स डॉट, और जो पहला है वो आपको होगा होम आउटलाइन। ओके, ये हो गया मेरा एक सिंगल आइटम, बॉटम नेविगेशन बार आइटम। इसे सेव करते हैं और हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। अब रीज़न ये है कि इसकी जो लेंथ होती है ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपको, ओके हाँ, 2 से ज़्यादा या फिर 2 होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं इसे अगर कॉपी करके पेस्ट करूँ, सेव करूँ, तो भी आपको ये नहीं दिख रहा है। ओके हाँ, सॉरी, 2 हो गया ना, काफ़ी है। लेकिन हमें यहाँ पे लेबल चाहिए। पहले यहाँ पर एक प्रॉपर्टी थी टाइटल, जो कि एक विजिट होता था, जो कि अब डिप्रिकेटेड है। हमें यहाँ पे चाहिए होता है लेबल, जो कि केवल स्ट्रिंग होता है। आप जो चाहे लेबल डाल सकते हैं। मैं फिलहाल दोनों में होम डाल देता हूँ। यहाँ पर भी एक और लेबल, जो कि हो जाएगा आपको होम। इसे हम कर लेते हैं सेव, और आपको यहाँ पे अब 2 होम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो वेल अगेन, फर्स्ट मेरा होम है, दूसरा आपको होम नहीं होगा, ये होगा आपको कार्ट। सो कार्ट आउटलाइन, इसका हम नाम दे देते हैं कार्ट। तीसरा हो गया मेरा कैटेगरीज, और फिर हो गया प्रोफाइल। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। फाइन, सो होम, कार्ट एंड कैटेगरीज। कैटेगरीज के लिए आई थिंक मुझे ग्रिड यूज़ करना चाहिए कुछ, सो ग्रिड या ग्रिड आउटलाइन। एंड लास्ट में हो गया प्रोफाइल, जो कि हो गया आपको पर्सन आउटलाइन, नॉट ऐड, केवल आउटलाइन। यप, ये आपको लास्ट में हो जाएगा प्रोफाइल, और ये सिंपली कैटेगरीज। सेव करते हैं इसे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 अवेलेबल है, बट अब हमें ये नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे क्योंकि अब हमें इन्हें स्टाइलिंग देनी होगी ताकि उनके अकॉर्डिंग ये दिखे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर लेते जल्दी से, काफ़ी सिंपल है। बॉर्डर नेविगेशन बार में अगर हम स्टाइलिंग की बात करें, हमारे पास पहले ये बताया जाता है कि सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड को हम अलग अलग स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि सेलेक्टेड आइकन थीम। तो जब भी हम किसी भी आइकन को आप सेलेक्ट करेंगे तो उसका थीम क्या होना चाहिए। यहाँ पर आप पूरे आइकन को चेंज कर सकते हैं, साइज, कलर, सब कुछ। और अगर आप केवल कलर चेंज करना चाहते हो, आप सेलेक्टेड आइटम कलर से चेंज करें। मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि जब भी आप किसी आइटम को सेलेक्ट करेंगे तो उसका कलर होगा कलर्स डॉट रेड। लेकिन अनसेलेक्टेड आइटम, यानी कि जिन जिन चीज़ों को आपने अनसेलेक्ट किया हुआ है, उसका कलर रहेगा कलर्स डॉट रेड बट 200, यानी कि वो थोड़ा सा कम ओपेस्ट रहेगा। आप देख सकते हैं ये हो गया। सेलेक्टेड आपको पूरा डार्क दिख रहा है, जो भी अनसेलेक्टेड वो आपको थोड़ा कम दिख रहा है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, जो कि ये होता है कि आपने जिसको सेलेक्ट कर रखा है केवल उसी का लेबल आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको बोलना होता है कि शो अनसेलेक्टेड लेबल्स, यानी कि अगर आपने अनसेलेक्ट नहीं किया हुआ तो क्या आप लेबल को शो करना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर दूं तो अनसेलेक्टेड आइटम्स के लेबल भी दिख रहे हैं। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा फॉल्स। मैं यहाँ पे सिंपली ट्रू कर देता हूँ। ये हो गया। अब बात है कि हम इसे टॉगल कैसे करेंगे। अगर आप चेंज कर रहे हो तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है जो कि होता है ऑन टैप। जब भी आप टैप करते हैं तो हमें यहाँ पे इंडेक्स मिलता है, जो कि ये बताता है कि आपने इसमें से किस वाले पे टैप किया है। और आप यहाँ पर अब बिल्ड कर सकते हैं अलग अलग पेजेस को यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा बॉडी है। ओके, यहाँ पे मेरा हो गया बॉडी। एंड बॉडी में मैं बोल रहा हूँ, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बॉडी में हम बोलते हैं बिल्ड विजिट करके। फाइन, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि हम यहाँ पे है आपको राइट कमान विजिट रिटर्न करता है, क्योंकि हमें विजिट ही रिटर्न करना है। नाम उसका रहेगा बिल्ड विजिट। ये जो है आपको हम यहाँ पे हम सिंपली यूज कर रहे हैं केस, स्विच केस। ओके, सो स्विच केस, एंड स्विच करना चाहते हैं हम एक वेरिएबल को, तो यहाँ पर हम टॉप लेवल पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, इंटीजर इंडेक्स। एंड बाय डिफॉल्ट इसे हम सेट करते हैं 0 से। और जब भी यहाँ पर इंडेक्स चेंज होगा तो हम सेट स्टेट को कॉल करेंगे, यानी कि हम रीबिल्ड करेंगे। और जो इंडेक्स वेरिएबल है उसे हम सेट कर देंगे इस इंटरमीडिएट इंडेक्स वेरिएबल के। और इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं इस इंटरमीडिएट वाले को एक अंडरस्कोर से बिगिन करता हूँ। राइट, अब क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो जिस चीज़ को हम स्विच करना चाहते हैं, हम स्विच करना चाहते हैं इंडेक्स को। अगर केस 0 होगा तो मैं रिटर्न करना चाहता हूँ सिंपली हम ना एक टेक्स्ट रिटर्न करते हैं यहाँ पे, जो कि रहेगा होम। एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग होगी, स्टाइल, जो कि होगा टेक्स्ट स्टाइल। एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि फॉन्ट साइज जो होगा वो उसका 22.0 होगा।
बस इसे हम कर लेते हैं सेव। आप देख सकते हैं कि जब हम होम में एक्चुअली इसे ना सेंटर से रैप करते हैं थोड़ा बेटर दिखेगा। सेव करते हैं। अब सिंस मैं होम विजिट में हमें होम दिख रहा है, अगर मैं दूसरे पे जाऊँ तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं केस 0 के बाद मैं इसे यहाँ पे फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट में मैं रिटर्न कर देता हूँ होम, क्योंकि अगर आप नहीं है, अगर कोई एरर है तो बाय डिफ़ॉल्ट हम होम को ही रिटर्न कर रहे हैं। बट अगर आपको केस 1 दिख रहा है तो हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं कार्ट को, राइट। एंड इसके बाद ब्रेक भी चाहिए कि एंड भी करना है। सेव करते हैं। अगर हम कार्ट पे टैप करेंगे तो ओके, अभी भी हम यहाँ पे कुछ चेंज नहीं दिख रही है, इसे हम रीस्टार्ट करते हैं, फिर शायद ये सही हो। ऑलराइट, तो अब क्या हुआ कि हमने रीस्टार्ट कर लिया। अब मैं अगर कार्ट पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो जा रहा है, बट कार्ट अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। रीज़न ये है कि जो ऑन टैप है उसके बाद हमें यहाँ पे हम करंट इंडेक्स होता है जो ये बताता है करंट एक्टिव इंडेक्स कौन सा है। यहाँ पर भी जो इंडेक्स की वैल्यू है वो सेट करनी पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि अगर मैं होम पे टैप करूँ तो होम सेट हो गया, कार्ट पे टैप करूँ तो कार्ट हो गया करंट। अब सिंस मैं यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग इनको नहीं बनाने वाला हूँ, राइट, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं सिंपली जो मेरा बॉडी है यहाँ पर से हम बिल्ड विजिट को हटाते हैं एंड इस बिल्ड विजिट के कोड को भी यहाँ से डिलीट करते हैं। जब मेरे पास मल्टीपल पेजेस होंगे जिन्हें हमें बॉटम नेविगेशन से टैग करना होगा तो उसे हम ऐसे टैगल कर ऐसे यूज़ करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ये हो गया मेरा सिंपल सा बॉटम नेविगेशन बार। इसके अलावा मेरे पास जो एक और चीज़ अवेलेबल थी वो थी यहाँ पर एक कैराउजल, जो कि हमने एक थर्ड पार्टी प्लगइन से यूज़ किया, एक डिपेंडेंसी है, राइट। तो अगर आपने उसे बहुत बार यूज़ किया तब तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने उसे कम बार यूज़ किया तो आपको जाकर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं हम pub.dev की वेबसाइट पे, सर्च करते हैं यहाँ पे कैराउजल और देखते हैं इनका डॉक्यूमेंटेशन। तो ये हो गया मेरा कैराउजल स्लाइडर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं और ये आपको कुछ विज़िट बनाकर दे देगा, ठीक है। मैं इसे यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऐसे ही वर्क कर रहा हूँ, तो चीज़ों को पढ़ लिया, बेस जो कोड हो गया उसे कॉपी कर लिया और अब जाकर इसे हम पेस्ट कर देंगे। जो मेरा है बॉडी विज़िट, बॉडी में मुझे क्या है कि अभी स्क्रॉलेबल कंटेंट चाहिए, तो मैं एक लिस्ट व्यू को यूज़ कर रहा हूँ। लिस्ट व्यू में चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन में सबसे पहले मैं इस कैराउजल को पेस्ट कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मुझे इस पे क्लिक करके इसे इंपोर्ट भी करना होगा, राइट। अब सेव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये हो गया बेयर बेसिक कोड कैराउजल का। बट हमें इसे क्या करना है, हमें इसे अपने वर्क के अकॉर्डिंग सेट करना है। कैसे सेट करेंगे, तो जो मेरा कैराउजल है यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे डालनी है। जैसे कि जो ऑप्शंस है वहाँ पर अभी मेरे पास है कैराउजल ऑप्शन में हमने हाइट सेट किया हुआ है। मैं हाइट एंड विड्थ को फिलहाल नहीं सेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ एस्पेक्ट रेशियो को। तो मेरा जो भी इमेज होगा वो लेट्स से कुछ 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में होगा। ऑलराइट, ये यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सेट कर देगा। उसके अलावा ऑटो प्ले को मैं ट्रू करना चाहता हूँ। इससे क्या होगा कि अब आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली प्ले होते जाएगा जो भी यहाँ पे सेट है। आई थिंक ऑटो प्ले ड्यूरेशन जो भी सेट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये चेंज होते जा रहा है। इसके अलावा जो मेरे आइटम्स आप देख सकते हैं कि एक लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिन्हें हम मैप कर रहे हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है कि हम हर बार एक एक आइटम को पिक करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बिल्डर को रिटर्न किया जा रहा है और वो बिल्डर एक कंटेनर रिटर्न कर रहा है जहाँ पे विड्थ जो है कर्व, ओवरऑल विड्थ हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर अब मार्जिन हो गई जो कि 5.0 की मार्जिन दी जा रही है। डेकोरेशन करके बैकग्राउंड कलर को एम्बर से में चेंज सेट किया जा रहा है। और चाइल्ड में एक सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि उस वाले करेक्ट इंडेक्स को बता रहा है जो कि आपको टेक्स्ट 1 2 3 4 में दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉपुलेट करना है इमेजेस को। इसके लिए मैंने कुछ कैराउजल इमेजेस की लिस्ट ऑलरेडी ग्रैब कर रखी है, उसे हम सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। आप यहाँ पे अपने इमेजेस के लिंक्स पेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल सारे इमेजेस पिक्सल से आ रहे हैं, इसे हम कर लेते हैं सेव। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 को इटरेट ना करके ये जो मेरी लिस्ट है यहाँ पे अवेलेबल उसमें इटरेट करना है। तो मैं इस लिस्ट को यहाँ पे हटा के सिंपली मैं कॉल कर लेता हूँ कैराउजल इमेजेस को। सेव करते हैं। अभी भी क्या है कि हम यहाँ पे इटरेट कर रहे हैं केवल कैराउजल इमेजेस को, राइट। मुझे यहाँ पे एक्चुअली इमेज को शो करना है क्योंकि रिटर्न तो हम यहाँ पे एट द एंड एक टेक्स्ट विजिट ही कर रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे अभी रिटर्न करना है एक इमेज। जिसके लिए हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेनर को रिटर्न किया जा रहा है, राइट। तो कंटेनर में हम डेकोरेशन में बॉक्स डेकोरेशन को यूज़ करेंगे एंड एक्चुअली हम यहाँ पे डायरेक्टली चाइल्ड डाल देते हैं। जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, ओके, इसे हम सेव करते हैं। और एक्चुअली यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, इससे फॉर्मेटिंग ज़्यादा सही होती है। और चाइल्ड में जो मेरा एक टेक्स्ट दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को हटा के यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं इमेज डॉट नेटवर्क।
एंड जो नेटवर्क यहाँ पे हमें इमेज कहाँ से मिलेगा, तो इस पर्टिकुलर आई में वो वैल्यू सेट रहेगी। इसे हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आपको ये इमेज दिख रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, इमेज की साइज एंड विड्थ अलग अलग है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा फिट, एंड वो होगा आपको बॉक्स फिट डॉट कवर। अब अगर आप अपने ऐप के लिए यूज करें तो ऑब्वियसली आप पहले से 16:9 के रेशियो वाले इमेजेस ही डिजाइन करें। अभी भी ये मुझे कुछ बहुत ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है, तो ये जो मार्जिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है उसे मैं हटा देता हूँ। हटाएँगे तो अब ये मार्जिन यहाँ पे साइड बीच में नहीं दिख रहा है, एंड तो सॉरी उसे मैं छोड़ देता हूँ। जो यहाँ पे व्यू पोर्ट फ्रैक्शन है वो मैं ज़्यादा सेट कर देता हूँ। इससे क्या होता है कि ये बताया जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना आप शो करना चाहते हैं, एंड ये ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि यूज़र को पता चलता है कि यहाँ पर स्लाइड हो रहा है, साइड बाय साइड अदर एलिमेंट्स प्रेज़ेंट हैं। तो यहाँ पर मैं सेट कर दे रहा हूँ व्यू पोर्ट फ्रैक्शन को 0.9। इस जगह 90% स्क्रीन को मैं शो करना चाहता हूँ, थोड़ा-सा मैं आप बाकी दिखा लो। अब आप चाहें तो इसे 9.5 करके और ज़्यादा सेट कर सकते हैं, 8 करके और कम सेट कर सकते हैं। मैं 9 में खुश हूँ, मैं यहाँ पे 9 में छोड़ देता हूँ। ये हो गए मेरे सारे कैराउज़ल इमेजेस। अगर आप अपने डालेंगे तो आपके यहाँ पे खुद के कैराउज़ल इमेजेस आ जाएँगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेट्स से अपने ड्रॉवर को बनाने की, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉवर की बात करूँ, ऑब्वियसली मैंने बताया था स्टेटफुल विजिट के टाइम की आर्किटेक्चर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब कोड बेस बहुत बड़ा होता है तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे डिपेंडेंसीज की यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि फ्लटर ब्लॉक वगैरह, जो कि हमारी हेल्प करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिलहाल अगर मैं बहुत लोअर लेवल पर भी इस चीज़ की बात करूँ, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बॉटम नेविगेशन है ये तो ठीक है, हम मैंने बताया कि कैसे आप अलग-अलग पेजेस के लिए सेम रहेगा। कैराउज़ल की मैं बात करूँ, ऑब्वियसली हम इसे मल्टीपल पेजेस में नहीं यूज़ करेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे कोड कर दिया, सही है। अगर मैं मटेरियल ड्रॉवर की बात करूँ तो पॉसिबिलिटी है कि हम अलग-अलग पेजेस पे सेम मटेरियल ड्रॉवर को यूज़ करेंगे, राइट? तो ऐसे में मैं क्या करूँगा, मैं दूसरी जगह मटेरियल ड्रॉवर को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि जब भी हमें उसे यूज़ करना हो हम सिंपली उसे कॉल करें और हमारा काम बन जाए। तो लिब में एक फ़ोल्डर बनाते हैं लेट्स से पेजेस, और इसमें मैं टॉप लेवल पर ही बना लेता हूँ अपना ड्रॉवर। ये हो गया माई अंडरस्कोर ड्रॉवर डॉट डार्ट। इस ड्रॉवर में हम क्या करेंगे, हम पहले तो हमें मटेरियल विजिट चाहिए, बेसिकली हमें इंपोर्ट करना होगा मटेरियल डॉट डार्ट। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर एक विजिट होगा जो कि होगा लेट्स से माई ड्रॉवर। यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट को, ताकि दूसरे पेजेस में नेविगेट करने में हमें आसानी हो, वो हम नेविगेट कर पाएँ। यहाँ पे फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एक ड्रॉवर को। ओके, ड्रॉवर के अपने-अपने प्रॉपर्टीज़ होते हैं, फिलहाल मुझे सिंपली एक ड्रॉवर को रिटर्न करना है। अब मैं जाऊँगा अपने मेन डॉट डॉट में, एंड यहाँ पे अपने स्कैफोल्ड में हम कॉल कर सकते हैं ड्रॉवर को। सो स्कैफोल्ड में प्रॉपर्टी है ड्रॉवर, जहाँ पर मैं कॉल कर लेना अपने इस माई ड्रॉवर को कॉन्टेक्स्ट पास करते हुए सेव करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक बटन को ऐड कर दिया गया है और इस पे क्लिक करते ही यहाँ पर एक ड्रॉवर खुल जा रहा है जो कि ऑब्वियसली एम्प्टी है। अब ड्रॉअर में यहाँ पे लिस्ट और विजेट्स होते हैं, कुछ तो हमें पहले से बताए जाते हैं, कुछ हमें खुद से डालने होते हैं। ड्रॉअर में आप देख सकते हैं चाइल्ड एलिवेशन एक ये सेमांटिक लेबल है। सो चाइल्ड मुझे चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे अगेन डाल रहा हूँ लिस्ट व्यू। अब ये जो लिस्ट व्यू ये इस ड्रॉअर के अंदर का है। फ़ायदा यहाँ पे लिस्ट व्यू से ये होगा कि ये जो कंटेंट है वो भी स्क्रॉलेबल रहेगा। ओके, तो लिस्ट व्यू के अंदर चिल्ड्रन, एक बाकी सारे विजेट्स तो हम खुद से ऑब्वियसली डिज़ाइन करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट विजेट है जो ऊपर का है, वो हमें गूगल की तरफ से प्रेज़ेंट रहता है, तो वो काफ़ी बेटर है। उसका नाम है यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर। तो यूज़र अकाउंट ड्रॉवर हेडर, तो यूज़र का करंट अकाउंट हम देखते हैं ड्रॉवर में। बहुत बार आप देखें गूगल के ऐप्स में जो आपका करंट अकाउंट होता है वो यहाँ पे ड्रॉवर में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको एक विज़िट है अकाउंट नेम, जो कि मैं सिंपली टेक्स्ट की तरह यूज़ कर ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपको मेरा अकाउंट का नेम लेट्स से प्रिंस। एंड दूसरा अकाउंट ईमेल, दूसरा टेक्स्ट विज़िट यहाँ पर मैं डाल देता हूँ prince@gmail.com। ये हो गए मेरे दो मटेरियल विजेट्स, सॉरी दो डेटा आप सेव करते, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। अब यहाँ पे एक कॉमन प्रॉब्लम है कि ऊपर आपको थोड़ा सा ग्रेइश कलर का ये स्टेटस बार दिख रहा होता है, जो कि हम चाहते हैं कि रेड दिखे, जिसके लिए हमें लिस्ट व्यू में बोलना होता है कि जो पैडिंग है वो मैं बोलना चाहता हूँ कि एड इंसेक्स डॉट जीरो, यानी कि मुझे पैडिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे यूज़र अकाउंट ड्रॉवर की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपको तीसरा आता है करंट अकाउंट पिक्चर, और जो करंट अकाउंट पिक्चर है मैं यहाँ पे एक सिंपल सर्किल एवाटार में सेट कर देता हूँ, जहाँ पे जो चाइल्ड है वो रहेगा टेक्स्ट। एंड आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपका यूज़र का इमेज अवेलेबल नहीं है तो जो फर्स्ट लेटर है आप उसे कैपिटल में शो कर दो, ऑलराइट। एंड अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे चेक कर लो अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो आप उसे सेट करके शो कर दो।
इमेज शो कर दो, राइट। सिंस यहाँ पे मुझे पता है कि मुझे मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मैं चाइल्ड में टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे जो मैक्स रेडियस है आप उसे भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं इतने में खुश हूँ तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। ओके, दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं वो इस पी की स्टाइल, ताकि वो ज़्यादा बेटर दिखे। तो टेक्स्ट स्टाइल, और आपको ये हो जाएगा फॉन्ट साइज कुछ 28.0 एंड फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ऑल राइट, इसे हम करते हैं सेव और ये हमें दिख रहा है कुछ तो ठीक है, सही दिख रहा है। ऑल्दो बैकग्राउंड कलर रेड है, जो ब्लू है, जो कि रेड होना चाहिए। लेट्स सी ये ऐसा क्यों है। अगर हम मेन डॉट डॉट में जाएं और यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी कलर रेड है, अगर मैं एक्सेंट कलर भी कलर्स डॉट रेड करूँ, शायद ये चीज़ सही होनी चाहिए। ओके, ये चीज़ यहाँ पे भी सॉल्व नहीं हो रही है कि मुझे प्राइमरी स्वैच भी चेंज करना होगा, जो कि होगा आपको कलर्स डॉट रेड। अब ये आपको हो गया रेड। ग्रेट। तो ये आपको यूज़र का यहाँ पे इमेज दिखा सकते हैं या फिर नेम का फर्स्ट लेटर दिखा सकते हैं। और ये हो गया आपको यूज़र का नेम एंड उसका ईमेल। अब इसे चेंज भी कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा बात आती है माई ड्रॉवर में, इसके नीचे के विजेट्स के। तो उसको दिखाने का इस लिस्ट व्यू के अंदर सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल एक ऐसा विजिट है जिसे यूज़ करके हम यहाँ पे डाल सकते हैं आपको एक टाइटल, एक आपको लीडिंग, एक ट्रेलिंग, सब टाइटल, बहुत कुछ। लिस्ट टाइल बहुत ही मतलब बेटर सोल्यूशन लगता है बहुत बार डेटा को शो करने में। तो यहाँ पे मैं लिस्ट टाइल कुछ ऐसा बनाता हूँ कि जो मेरा लीडिंग है, ठीक है, जो यानी कि आपको यहाँ पे लिस्ट टाइल में जो ये पहले आएगा उससे भी मैं डाल देता हूँ एक आइकन, जो कि किस चीज़ को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको हो जाएगा आयोन आइकन्स, आई आयोन आइकन्स डॉट, एंड ये आपको मैं कर देता हूँ लिस्ट। ओके, किसी टाइप की लिस्ट हो गई, ठीक है। सेव करते आपको यहाँ पे लीडिंग में एक लिस्ट का आइकन यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। उसके अलावा यहाँ पे टाइटल में डाल देता हूँ अपना टेक्स्ट, जो भी मेरा टाइटल होना चाहिए इसका, फॉर लेट्स से माई ऑर्डर्स, राइट। इसे भी हम कर लेते हैं सेव। एंड जो यहाँ पे ट्रेलिंग होगा वहां पर मैं एक एरो डाल दूंगा, तो ये हो जाएगा आपको आइकन, ये आपको आएगा आइकन्स डॉट iOS फॉरवर्ड, कि वो थोड़ा सही दिखता है। iOS अंडरस्कोर फॉरवर्ड, नहीं ये नहीं आ रहा है। एरो, एरो बैक नहीं, एरो फॉरवर्ड iOS, ये मैंने सेव किया, ये आपको फॉरवर्ड आइकन यहाँ पे दिख रहा है। अब आप यहाँ पे स्टाइलिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एंड एक फ़ायदा ये होता है कि लिस्ट स्टाइल में एक ऑन टैप प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप इजीली नेक्स्ट पेज पे स्विच कर सकते हैं, राइट। सेव किया मैंने, अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आसानी से, आपको जिस पेज पे जाना है उस पे आप आसानी से स्विच कर सकते हैं। एंड अगर आप इस चीज़ को बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर ये पॉपुलेट होते जाएगा। ये हो गया आपका सिंपल सा मटेरियल ड्रॉवर। तो मेरे पास अभी 3-4 चीज़ें हैं। मेरे पास यहाँ पे ये सिंपल सा एंड काफ़ी ब्यूटीफुल जो मेरा नीचे का होता है, जैसे हम बोलते हैं बॉटम नैव बार, वो अवेलेबल है। ऐप बार अवेलेबल है, मटेरियल ड्रॉवर अवेलेबल है और ये कैराउसल अवेलेबल है। बॉर्डर नेविगेशन बार की कुछ चीज़ें हम और चेंज करते हैं, जहाँ पर मैं बॉर्डर नेविगेशन बार में दे देता हूँ एक कलर। मैं यहाँ पे कलर सेट करना चाहता हूँ, कलर्स डॉट वाइट। और ये आपको इफेक्ट तभी दिखेगा जब मैं बॉटम नेविगेशन बार टाइप को फिक्स करूँ। तो बॉटम टाइप, आई थिंक केवल टाइप होता है, आई थिंक टाइप, हाँ टाइप हो जाएगा आपको बॉटम नेविगेशन बार टाइप डॉट फिक्स्ड। सेव करूंगा तब ये हो जाएगा वाइट के साथ। एंड इस चीज़ को बेटर शो करने के लिए जो मेरा स्कैफोल्ड है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं सेट कर दूंगा कलर 0xFF12345 तो हैश ई की हैश वैल्यू यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब बात आती है यहाँ पे एक लिस्ट व्यू बनाने की। तो ये एक लिस्ट व्यू है जो कि ऑलरेडी स्क्रॉल कर रहा है। इसके अंदर मुझे अब चाहिए राइट टू लेफ्ट स्क्रॉल होते हुए प्रोडक्ट के सिंपल से कार्ड्स, राइट। तो हमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होने वाला लिस्ट बनाना है, जो कि हम यहाँ पे बनाते हैं। तो अगेन अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ, मेरे पास एक यहाँ पर टेक्स्ट रहेगा और उसके नीचे मेरे पास कार्ड रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ से आएंगी, कॉलम से आएंगी। तो वेल, जो मेरा यहाँ पे लिस्ट व्यू है, कैराउजल स्लाइडर के बाद यहाँ पे हम बोलते हैं कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट्स स्लाइडर के। एंड इस विजिट को हम क्रिएट करते हैं, इसे मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे हम करते हैं अपने विजिट को पेस्ट, ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल स्लाइडर विजिट, राइट। एंड ये रिटर्न करता है एक कॉलम को जिसके अपने चिल्ड्रन है। ग्रेट, सेव करते हैं और यहाँ पे कुछ हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो पहला जो कॉलम का चिल्ड्रन है वो होगा एक रो। ओके, तो यहाँ पे हम बनाते हैं एक रो जिसके अपने चिल्ड्रन होंगे
लिस्ट चिल्ड्रन में पहला होगा टेक्स्ट, जहां पर हम ये बोलने वाले हैं कि आवर मोस्ट लाइक्ड प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, सेव करते हैं, आपको यहाँ पे दिख गया। एंड इस टेक्स्ट के बाद हमारे पास होगा एक और, आप बोल सकते हैं फ्लैट बटन। आई थिंक फ्लैट बटन को रिप्लेस करके टेक्स्ट बटन कर दिया गया, तो ये हो जाएगा एक टेक्स्ट बटन। एंड इस टेक्स्ट बटन में ऑन प्रेस्ड फिलहाल एम्प्टी है, बेसिकली आप इस पर क्लिक करने पे बाकी जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट है वो दिखा सकते हैं या फिर लाइक्ड वो दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, आपको व्यू मोर, कि ये हो गया एक टेक्स्ट बटन। इन दोनों का मैं अलाइन कैसे करना है? वेल ऑब्वियसली मेन एक्सिस अलाइनमेंट आपको होगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन। ठीक है, मुझे दोनों के बीच में स्पेस करना है, दोनों को दोनों कॉर्नर पे शिफ्ट करना है। बट ये बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे शिफ्ट हो गए हैं, जिस कारण मैं अपने रो को रैप कर रहा हूँ एक पैडिंग से। एंड इससे फायदा भी होगा कि थोड़ा टॉप से पैडिंग मिल जाएगा, 8 की हम छोड़ देते हैं पैडिंग। अब ये देखने में थोड़ा सही लग रहा है। ऑब्वियसली उतना भी सही नहीं लग रहा है, जो टेक्स्ट स्टाइल है वो थोड़ा बेटर होना चाहिए, तो सिंपली हम टेक्स्ट स्टाइल को यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, ये हो गया मेरा टेक्स्ट स्टाइल, थोड़ा सा यहाँ पे बेटर दिख रहा है। ये हो गया मेरा कॉलम का पहला विजिट, जहाँ पर एक सिंपल सा रो है जिसको हम यूज करके लिख रहे हैं कि मोस्ट लाइक प्रोडक्ट, और व्यू मोड पे आप क्लिक करेंगे तो आप और भी ज़्यादा देख सकते हैं। अब इस पैडिंग के बाद जो मुझे चीज़ चाहिए वो आपका होगा साइड बाय साइड स्क्रॉल। तो जिस तरह लिस्ट व्यू को मैंने बताया कि हम उसे यूज़ करके स्क्रॉलेबल कंटेंट बना सकते हैं, हम लिस्ट व्यू को यूज़ करके राइट टू लेफ्ट स्क्रॉलेबल कंटेंट भी बना सकते हैं। हमें बस क्या करना होता है, उसे बताना होता है कि राइट टू लेफ्ट आप स्क्रॉल कर रहे हैं। एंड जब आपको एक ही वैल्यू को पॉपुलेट करना होता है अलग अलग विजिट पे, जैसे कि डायनामिक बिल्डर, अगर हम एक प्रोडक्ट कार्ड की बात करें तो यूआई वहां पे सेम है, बस फर्क इतना है कि हर बार हम डेटा को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं एक डायनामिक बिल्डर को यूज करना चाहता हूँ। सिंपल एग्जांपल है लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, तो ये भी एक लिस्ट व्यू होता है, बट हम एक विजिट को रिटर्न कर रहे हैं और अलग अलग बार अलग अलग डेटा के साथ वही बिल्ड होता है। अब सिंस हम यहाँ पे लिस्ट व्यू के बात कर, उसके अंदर हम लिस्ट व्यू को डाल रहे हैं, हमें यहाँ पे हाइट को फिक्स करना होगा। इससे फायदा क्या होता है कि अब सिंस लिस्ट व्यू अपने अंदर के एलिमेंट को अवेलेबल स्पेस देना स्टार्ट कर देगा एंड लिस्ट व्यू बिल्डर अवेलेबल स्पेस लेना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हम बात करें एक ऐसे विजिट की जो कि बोल रहा है कि जितने स्पेस चाहिए उतना ले लो, और एक ऐसे विजिट की बात करें जो कि ये बोल रहा है कि मुझे जितना स्पेस दोगे मैं सब ले लूंगा। तो अब एक ऐसी डेडलॉक सिचुएशन आएगी जहाँ पे हमें आएगा एरर। तो वो हमें उससे बचने के लिए यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ एक साइज्ड बॉक्स, जो कि हमें हमारी हेल्प करता है फिक्स साइज का बॉक्स क्रिएट करने में। यहाँ पे विड्थ तो ऑब्वियसली पूरा रहेगा, हाइट मैं फिक्स कर देना चाहता हूँ 250.0 से, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 250.0 ही रहेगी। और इसका जो चाइल्ड है वो होगा एक लिस्ट व्यू, लेकिन यहाँ पर हम यूज करें लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को। लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या बोलता है, एक आइटम बिल्डर रिटर्न करता है जहाँ पे होता है कॉन्टेक्स्ट एंड इंडेक्स, यानी कि हम यहाँ पे बिल्ड कर रहे होते हैं और जितने भी यहाँ पे आइटम्स होते हैं सबके इंडेक्स के अकॉर्डिंग बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी बता सकते हैं कितने आइटम हमें चाहिए। तो आइटम काउंट में मैं सेट कर दे रहा हूँ 5, मुझे अभी 5 आइटम्स को बिल्ड करना है। नॉर्मल अगर आप एपीआई वगैरह से फेच कर रहे होते तो आपको यहाँ पे सेट करना होता आइटम काइंड, जो एपीआई का डेटा का लेंथ। ओके, यहाँ पे मुझे रिटर्न करना है, सो मैं यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर रहा हूँ एक लेट्स से रिटर्न करते हैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए एक कंटेनर। ओके, एंड इस कंटेनर में हम क्या करते हैं कि इस कंटेनर में फिलहाल हम सिंपल एक चाइल्ड में एक टेक्स्ट डालते हैं। ओके, एंड ये टेक्स्ट बना होगा 1 या फिर डॉलर इंडेक्स। राइट, इसे हम करते हैं सेव, और अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 0 1 2 3 4, आपको ये टॉप टू बॉटम दिख रहा है। राइट, मैं अगर इस वाले स्टाइल को ही यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँ टेम्पोरली बस दिखाने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप टू बॉटम अभी प्लेस हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर क्या होता है, टॉप टू बॉटम प्लेस करता है। मुझे यहाँ पे चाहिए कि जो स्क्रॉल डायरेक्शन है वो होगा एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो आप देखेंगे कि राइट टू लेफ्ट प्लेस हो गया। तो अब मैं जो भी यहाँ पे एलिमेंट क्रिएट करूंगा वो राइट टू लेफ्ट यहाँ प्लेस होते जाएगा, और अगर विड्थ ज़्यादा हो गया तो वो स्क्रॉलेबल रहेगा। तो अब जो मुझे यहाँ पे चीज़ बनानी है वो कुछ ऐसे आएगी कि मुझे यहाँ पे चाहिए एक कार्ड, और उस कार्ड के अंदर रहेगा मेरा डेटा। राइट, एंड उस कार्ड के ऊपर हम एक सिंपल सी चिप डाल रहे हैं जो कि बेसिकली ये बोल रहा है कि 50% ऑफ है, 40% ऑफ है। राइट, तो जब भी हम जब भी हमें चीज़ वन आफ्टर अनदर डालना होता है, जैसे कि अभी हमने ये मेरे पास ये कैराउजल है, उसके बाद यहाँ पर मोस्ट लाइक प्रोडक्ट है, उसके बाद यहाँ पे अदर प्रोडक्ट्स होंगे, तो ये हम वन आफ्टर अनदर डाल रहे हैं, तो हमने यूज़ किया कॉलम या फिर स्क्रॉलेबल कंटेंट के लिए लिस्ट व्यू। जब हमें साइड बाय साइड डालना होगा तो भी आप अगेन रो यूज कर सकते हैं, स्क्रॉलेबल कंटेंट के लिए लिस्ट व्यू बिल्डर, ग्रिड व्यू। बट जब हमें एक के ऊपर यानी कि
वन टॉप ऑफ ईच अदर डालना होता है एलिमेंट, तो हम यूज़ करते हैं स्टैक। यानी कि अगर मुझे यहाँ पे बीच में कुछ टेक्स्ट डालना होता इस इमेज के ऊपर, तो हमें यूज़ करना होता है एक स्टैक। तो यहाँ भी मुझे वही करना है। तो हम कंटेनर जो यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, हमें एक्चुअली यहाँ पे रिटर्न करना होगा एक स्टैक। तो इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे से रिमूव करता हूँ चाइल्ड से, क्योंकि स्टैक चिल्ड्रंस को होल्ड करता है, चाइल्ड को नहीं, क्योंकि आप एक के ऊपर एक मल्टीपल विजेट्स डाल सकते हैं, जिस कारण। तो ये हो गया मेरे स्टैक के चिल्ड्रन। ऑलराइट, चिल्ड्रन में क्या होता है, जो एलिमेंट सबसे नीचे देखती है वो पहले, जो उसके ऊपर उसके बाद, जो उसके ऊपर वो उसके भी बाद आती है। तो स्टैक में सबसे पहले मुझे चाहिए एक सिंपल सा कंटेनर। ऑलराइट, इस कंटेनर का होगा अपना एक चाइल्ड, और वो चाइल्ड होगा एक सिंपल सा कार्ड। कार्ड मैं इसलिए यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि हमें सिंपल सा मटेरियल शैडो टाइप दिखे, मटेरियल विजिट का यहाँ पे हमें लुक एंड फील दिखे। इस कार्ड के अंदर है मेरा एक और चाइल्ड, जो कि है अगेन एक कंटेनर ही। ओके, एंड कंटेनर इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे हाइट फिक्स कर देना चाहता हूँ, तो 220, क्योंकि हम मार्जिन एंड पैडिंग देने वाले हैं। ओके, एंड सॉरी नॉट 222, 220। एंड इसके बाद मेरा होगा एक चाइल्ड, जो कि होगा एक एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इमेज मेरी 1:1 के एस्पेक्ट रेशियो में ही यहाँ पे दिखे। और यहाँ पर जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो आपका हो जाएगा 1/1, यानी कि 1:1। चाइल्ड होगा आपको इमेज डॉट नेटवर्क, और जो हमें यहाँ पे इमेज मिलने वाला है ये मैंने सिंपली गूगल से कॉपी किया है, ऑब्वियसली नो कॉपीराइट क्लेम इंटेंडेड। यहाँ पर हम सिंपली उसे कर देते हैं पेस्ट, एंड ये हो गया मेरा सिंपल सा इमेज। यहाँ पर हम इसे सेव कर दे, आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, ठीक है। ये एक कार्ड है, 1:1 के रेशियो में हम यहाँ पे इमेज रेंडर कर रहे हैं। एंड सिंस हम 1:1 रेशियो की बात कर रहे हैं, जितना हाइट उतना ही विड्थ रहेगा, और ये इमेज यहाँ पे सही से रेंडर हो रहा है, राइट, बिल्कुल सही दिख रहा है। यहाँ पे आप बॉक्स फिट भी चेंज कर सकते हैं, वो आप जैसा इमेज सेंड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है, राइट। इसके अलावा जो मेरा कार्ड है यहाँ पर मैं एलिवेशन सेट कर देता हूँ कुछ, लेट्स से 5.0 का। देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, सही दिख रहा है, राइट। अब देख सकते हैं स्क्रॉल भी हो रहा है राइट टू लेफ्ट में। एंड इसके अलावा मुझे जो चीज़ चाहिए, जो मेरा टॉप लेवल कंटेनर है उसके अंदर मैं मार्जिन सेट कर रहा हूँ, जो कि आपका होगा एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल। बट मैं ऑल में ना सेट करके मैं हाँ, ऑल में हम सेट कर देते 8.0 की मार्जिन। वो देख सकते हैं कि एक दूसरे के साइड में क्या है कि स्पेसिंग बढ़ गई थोड़ी सी, राइट। ये देखने में थोड़ा ज़्यादा बेटर दिख रहा है मुझे। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा राइट टू लेफ्ट स्क्रॉलेबल प्रोडक्ट कार्ड। और आप देख सकते हैं नंबर भी 5 ही होंगे, 1 2 3 4 एंड 5। जितने आइटम्स के हम काउंट चाहते थे उतने हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा मेन फर्स्ट पार्ट। अब इस कंटेनर के ऊपर मुझे चाहिए एक चिप, एंड सिंस हम चिप को स्पेसिफिक पोजीशन पे प्लेस्ड करना चाहते हैं, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे पोजीशनड। एंड पोजीशन एक चाइल्ड एक्सेप्ट करेगा, जो कि होगा सिंपल सा चिप। एंड चिप एक सिंपल सा पिल टाइप होता है, जिसमें जो कि मटेरियल का ऑब्वियसली एक विजिट है, जहाँ पे हम चीज़ों को डाल सकते हैं। देखने में काफ़ी सही दिखता है बेसिकली ऑटोमेटिकली। या अगर आप कस्टम से बनाएंगे तो आपको एक कंटेनर डालना होगा, उसको वैसे स्टाइलिंग देनी होगी। चिप बाय डिफ़ॉल्ट उन्हीं स्टाइलिंग के साथ आता है कि आपको पिल टाइप स्ट्रक्चर दिख जाए। तो जो मेरा चिप है यहाँ पर मेरा होगा ऑब्वियसली एक लेबल, जो कि एक विजिट होता है, जो कि रहेगा फिलहाल मेरा टेक्स्ट। एंड डेटा है -50%, 50% यहाँ पे ऑफ है। ओके ग्रेट, इसे हम कर लेते हैं यहाँ पे सेव, देखते हैं कैसा दिखता है उसे, उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन करेंगे। अब देख सकते हैं हमें यहाँ पे दिख रहा है -50%, राइट। अब हमें इसे पोजीशन करना होगा सही से। तो पोजीशन में बोल रहा हूँ कि टॉप से मुझे कुछ 15.0 की पोजीशन चाहिए। अब देखते हैं थोड़ा नीचे हो गया, तो लेफ्ट से मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लेफ्ट से कुछ 25 की पोजीशन 25.0 की स्पेसिंग चाहिए। लेफ्ट से भी घट के यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेस पे आ गया। तो ये चिप हमें यहाँ पे सही दिख रहा है, राइट। आगे हम चाहे तो अपने टेक्स्ट को स्टाइल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर जो चिप है, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर को थोड़ा डार्क कर दूँ, तो चिप का बैकग्राउंड कलर हम सेट कर देते हैं कलर्स डॉट ब्लैक 54। एंड जो यहाँ पे फिर मेरा टेक्स्ट हो जाएगा, इसका हम स्टाइल दे देंगे, कम ऑन स्टाइल, जो कि आएगा आपको टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पे मैं सिंपली कलर को चेंज करके सेट कर दे रहा हूँ कलर्स डॉट वाइट। ये हो गया मेरा एक और विजिट, जहाँ पर हम राइट टू लेफ्ट स्क्रॉलेबल कंटेंट बना रहे हैं। और ये हो गया मेरा सिंपल सा प्रोडक्ट कार्ड। इसके बाद जो मुझे चीज़ चाहिए वो है आपको प्रोडक्ट का सिंपल से टॉप टू बॉटम स्क्रॉल होने वाला। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक विजिट, चलते हैं अपने वापस से लिस्ट व्यू में। एंड इस लिस्ट व्यू में कैराउजल के बाद हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट स्लाइडर के बाद हम यहाँ पे बोलते हैं हम वर्टिकल प्रोडक्ट स्लाइडर, राइट। स्लाइडर की वैसे यहाँ पे जरूरत है नहीं, बट ठीक है, सही दिख रहा है। कॉपी करते सेम चीज़ को नीचे आते हैं, एंड ये हो गया मेरा एक दूसरा विजिट, जो कि आपको वर्टिकल प्रोडक्ट स्लाइडर।
वर्टिकल प्रोडक्ट साइडर जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ को जल्दी जल्दी करता हूँ। रिटर्न करते हैं हम एक कॉलम को पहले तो, ओके, कम ऑन। एंड इस कॉलम में अपने चिल्ड्रन होंगे, ठीक है। इस चिल्ड्रन का जो पहला चीज़ है वो आएगा एक रो से, तो इस कॉलम का जो पहला ये पूरा पैडिंग वाला पार्ट है उसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ओके। कॉपी करके हम इसे यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं। ये आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक आवर मोस्ट लाइक प्रोडक्ट्स, ठीक है। ओके, एक्चुअली ये कुछ और होना चाहिए, राइट। बोल देते हैं यहाँ पे दीज आर आवर लेटेस्ट कलेक्शंस, ओके, दीज आर आवर लेटेस्ट कलेक्शन। एंड ओके, यहाँ पर आगे थोड़ी इशू, इस टेक्स्ट को या तो मुझे रैप करना पड़ेगा किसी ऐसी चीज़ में जो कि इसका साइज को फिक्स करे, या फिर हम इसे छोटा कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके साइज को छोटा कर देता हूँ और दीज आर आवर लेटेस्ट कलेक्शन में, राइट, हाँ। मैं टेक्स्ट को रैप कर देता हूँ एक पैडिंग से, ओके, सेव करते हैं। अब क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली आई थिंक ओवरफ्लो को हैंडल कर लेगा, ओके, अभी भी नहीं हैंडल कर रहा है। पैडिंग को हटा देते हैं, या तो हम इसे रैप कर सकते हैं या फिर सिंपली अभी मैं इसे 24 सेट करके एंड दीज आर आवर हटा के केवल लेटेस्ट कलेक्शन रखता हूँ, जहाँ पे इशू का कोई चांस ही नहीं बनेगा। ओके, लेटेस्ट कलेक्शंस। अब यहाँ पे मुझे जो नेक्स्ट चीज़ चाहिए वो हो गया आपको टेक्स्ट बटन के बाद स्क्रॉलेबल कंटेंट। सो एज ऑलवेज हमें यहाँ पे अपने कॉलम में वो चीज़ चाहिए, बट ये चीज़ अब राइट टू लेफ्ट की जगह टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। सो ऑनेस्टली हम यहाँ पे अगेन लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ कर ही सकते हैं, राइट, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम हमें स्क्रॉल करने की पूरी छूट देता है। सो हो गया एक लिस्ट व्यू बिल्डर, जहाँ पे आइटम बिल्डर में अगेन कॉन्टेक्स्ट, और हो गया मेरा इंडेक्स, जहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कुछ तो, ओके। एंड यहाँ पे हमें चीज़ चाहिए आइटम काउंट। सो आइटम काउंट जो कि आपको हो जाएगा यहाँ पे कुछ हम कर देते हैं 8, ठीक है। एंड हर एक प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हम पहले जैसा सिंपल कार्ड नहीं स्क्रॉल करने आते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से बिल्ड करना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं कंटेनर। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जैसे कि आपको दिखाया था मैंने यूआई में, थोड़ी देर तक यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड इमेज रहेंगे एंड बाकी में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो एक कंटेनर हो गया, इस कंटेनर के अंदर जो चीज़ हमारे पास रहेगी वो हो जाएगी आपको चाइल्ड, जो कि है एक रो। और रो में मेरे पास पहले तो इमेज रहेगा, तो वो इमेज भी हम स्टैक में डाल देते हैं, राइट। तो पहला जो चीज़ हमें चाहिए वो आपको इस स्टैक से मिल जाएगा। ये जो स्टैक है मेरा यहाँ पे, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और जो पहला कंटेंट है आई थिंक हमें यहाँ पे स्क्रैच से मिल जाएगा। ओके, कुछ तो इशू है, फेल्ड असर्शन, साइज का कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, एक्चुअली यहाँ पे हो कुछ ऐसा रहा है ना कि अभी मैंने एक लिस्ट व्यू डाला है जो कि एक ऑलरेडी हमें स्क्रॉल करने की एबिलिटी देता है, बट उसके अंदर मैं एक और लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर डाल रहा हूँ जो कि हमें स्क्रॉल करने की और एबिलिटी देता है। तो बेसिकली ये दोनों क्या है कि अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंस दोनों एक्सपैंड कर रहे हैं अब यहाँ पे लेआउट बिल्ड नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा यहाँ पर लिस्ट व्यू है उसमें मुझे बोलना पड़ेगा कि श्रिंक रैप हमें यहाँ पे ट्रू करना पड़ेगा कि रैप जितने भी अवेलेबल विजेट्स हैं उतने में ही फिलहाल खुद को रैप करके रखो। सो ये हो गया आपको श्रिंक रैप ट्रू, यानी कि ये उतना ही स्क्रॉल करेगा जितने यहाँ पे अवेलेबल विजेट्स हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इस चीज़ को सही किया, यानी कि सॉरी सेव किया, अब जो लेआउट बिल्डर है वो इशू दे रहा है क्योंकि वो अभी भी बहुत ज़्यादा स्पेस को गेन करने की कोशिश कोशिश कर रहा है। तो हमें इस वाले लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को ही बोलना पड़ेगा कि श्रिंक रैप को ट्रू रखो, यानी कि जितने तुम्हें स्पेसिंग की ज़रूरत है उतनी ही तुम यूज़ करो। अब इन दोनों के कारण एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये है ना कि अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँ यानी कि इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर, तो वो काम नहीं करता। ये कॉमन प्रॉब्लम है, इस लिस्ट व्यू के अंदर अब स्क्रॉल काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसके अंदर हमें बताना होता है कि जो आपकी फिजिक्स है वो अभी भी रहेगी स्क्रॉल फिजिक्स, ओके। सो हियर इज सम फिजिक्स, वेरी स्मॉल लिटिल फिजिक्स। आप देखेंगे अब ये भी स्क्रॉल करेगा अपने के लिए, और ओवरऑल के लिए लिस्ट भी तो स्क्रॉल कर ही रहा है, ठीक है। तो अलग अलग स्क्रॉल फिजिक्स है, बट यहाँ पे दोनों हमारा काम तो कर रहे हैं, चलो सही है, और क्या चाहिए। अब यहाँ पे मेरे रो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये अब मेरा हो गया है पहला स्टैक जो कि हमारा काम कर रहा है। तो अब ये जो मेरे स्टैक के अंदर जो कंटेनर है जहाँ पर मैंने अब तक मार्जिन दी थी, चाइल्ड में कार्ड एंड ऑल है, यहाँ पे मुझे ये जो एलिवेशन है ये मुझे नहीं चाहिए। तो मैं इस कार्ड को यहाँ पर कर देता हूँ रिमूव, तो कार्ड एंड रिमूव दिस विजिट, सेव करते हैं। एंड अब दो कंटेनर की ऑब्वियसली मुझे जरूरत नहीं है, तो इस वाले को भी मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव। बट जैसे ही मैं रिमूव करूँगा अब क्या है कि हाइट यहाँ से हट गई है,
तो मुझे ये चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो मेरा कंटेनर है यहाँ पर मैं विड्थ सेट कर रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे मीडिया क्वेरी को यूज़ कर रहे हैं। मीडिया क्वेरी क्या करते हैं, हमें जो पर्टिकुलर डिवाइस है उसके हाइट एंड विड्थ के बारे में बताता है। तो हो सकता है किसी डिवाइस का विड्थ आपको कुछ 400 में मिले, कुछ डिवाइस का विड्थ आपको 700 में मिले। तो मैं ये बोल रहा हूँ मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ, एंड जो भी विड्थ है मुझे उसका 0.35 यानी कि 35% यूज करना है, लेट्स से 45% यूज करना है। तो जो भी इस डिवाइस की विड्थ रहेगी उसका 45% हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, किस लिए, इस इमेज को शो करने के लिए। ग्रेट ग्रेट। इसके लिए आपको यहाँ पे व्हाइट दिख रहा होगा, तो ये जो ओवरऑल कंटेनर है यहाँ पे हम कुछ चीज़ें सेट करेंगे। जो इसका कलर है वो हम सेट कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट, ताकि जो ओवरऑल यहाँ पे चीज़ है वो वाइट दिखे। उसके अलावा यहाँ पे हमें मार्जिन सेट करना है, क्योंकि अब दोनों कंटेनर एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो मार्जिन आपको होगी एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल, एंड ऑल में बॉटम से मुझे ज़्यादा चाहिए, तो बॉटम हो जाएगा आपको कुछ 12.0। राइट एंड लेफ्ट से मुझे कम चाहिए, तो मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ लेफ्ट, एंड वो हो जाएगा आपको 5.0, एंड बेसिकली ऑल नहीं ओनली होना चाहिए। एंड राइट से मुझे कुछ सेम चाहिए, तो राइट से भी हम कर देते हैं कुछ 5.0। टॉप से मुझे नहीं चाहिए, टॉप से भी देने का मतलब क्या होता है कि ये फिर ये दोनों में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग बढ़ जाती है। फिलहाल ये कार्ड मुझे ऐसे देखने में सही लग रहा है। ओके, अब इस रो का पहला विजिट तो खत्म हुआ है, स्टैक। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे राइट में डेटा, एंड वो सारा डेटा वन आफ्टर अनदर है, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक कंटेनर, सॉरी कॉलम। इस कॉलम को मैं रैप कर दे रहा हूँ एक कंटेनर से। ऐसे में क्या होगा, उस कॉलम के अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो सही से आपको मल्टीपल लाइंस में आ जाएगा। तो इस कंटेनर की जो विड्थ होगी ये अगेन जैसा कि मैंने यहाँ पे सेट किया 45, मैं इसे भी सेट कर देता हूँ 45 से। 45 से मैं इसलिए सेट करूँ कि सिंस हम थोड़ी बड़ी मार्जिन वगैरह दे रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली 50-50 करें तो भी इशू होगा। उसके अलावा हमें यहाँ पे अपने इस वाले कंटेनर में जो चाइल्ड होगा वो होगा मेरा एक कॉलम, कमॉन चाइल्ड कॉलम, एंड ये कॉलम के अंदर होंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले तो हमें चाहिए कुछ बड़ा सा टाइटल, जो कि हम डाल देते हैं टेक्स्ट, एंड जो भी टीजर का टाइटल हो, लेट्स से फुल साइज्ड यूट्यूब प्रिंटेड टी शर्ट, टी शर्ट SHIRT। एंड ऑब्वियसली इस टेक्स्ट विजेट को हमें थोड़ी स्टाइलिंग भी देनी होगी, तो हम इसे स्टाइल देते हैं, और वो हो जाएगा आपको सिंपल सा टेक्स्ट स्टाइल। यहाँ पर मैं उस फॉन्ट साइज को सेम चेंज करके थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ 20.0, आई थिंक सही दिखेगा। यप, ये हो गया मेरा टेक्स्ट विजेट। इसके बाद मुझे थोड़ी सी रेटिंग दी दिखानी है कि इसकी करंट रेटिंग क्या है, जिसके लिए हम रेटिंग बार को यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप नीचे प्राइस वगैरह दिखा सकते हैं। तो प्राइस दिखाने के लिए मैं इसी पर्टिकुलर टेक्स्ट विजेट को कॉपी करके नीचे कर दे रहा हूँ पेस्ट, एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्राइस जो भी हो, लेट्स हम बोल दे रहे हैं कुछ $45, एंड इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, कम ऑन, क्या मैं इस डॉलर को यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता हूँ? इस डॉलर यूज़ होता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में, आई थिंक स्लैश डॉलर थोड़ा उसे ऊपर कर दे रहा है। यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ RS ₹45। ये सेव कर लेते हैं, एंड इन दोनों के बीच में थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, जो कि हम साइज बॉक्स से डाल सकते हैं। फिलहाल मुझे एक रेटिंग बार डालनी है, तो मैं वही डाल देता हूँ, एंड ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे आप 24 देख रहे हो, 28 भी कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप फॉन्ट्स वेट भी बढ़ा सकते हैं, ताकि प्राइस पे थोड़ा फोकस हो। तो फ्रंट वेट डॉट बोल्ड, ये आपको प्राइस पे थोड़ा फोकस्ड लगेगा। एंड ये सारी चीज़ें मुझे इस साइड से, यानी कि जो लेफ्ट राइट जो भी हो उस साइड से मुझे चाहिए। सो कॉलम में मुझे बोलना पड़ेगा जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो होगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट नॉट स्विच। ऐसे में चीज़ आपको यहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखेंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम चलते वापस से क्रोम में। यहाँ पे हम सर्च करते हैं रेटिंग बार। ओके, हम जिस चीज़ को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है फ्लटर रेटिंग बार। ग्रेट, एंड यहाँ पे हमें यूज़ करना है, राइट, हमें कुछ ऐसे यूज़ करना है वैसा रेटिंग वर्क बना सके, तो ये इसे हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, एंड कॉपी करके यहाँ पे हम कर देते हैं इसे पेस्ट। पेस्ट करके इस चीज़ को हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लेते हैं, एंड इंपोर्ट करते हैं। ये जो हमें यहाँ पे मिल रहा है इसे हम हटा देते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पर कॉमा चाहिए, सेव करते हैं। ये एक सिंपल रेटिंग बार यहाँ पे बना देगा, जिसे हमें ऑब्वियसली चेंज करना है। तो इनिशियल रेटिंग आप डाल दें, वो रेटिंग जो कि यहाँ पे आने वाली है ऑब्वियसली। एंड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल सही है, आइटम काउंट 5 भी सही है। ओके, अभी तक तो सब कुछ सही दिख रहा है। बस ये जो कलर है ये मैं एम्बर से चेंज करना चाहता हूँ रेड में।
ओके, इसे हम कर देते हैं सेव। इसके अलावा आपको यहाँ पे वैसे बाय द वे मैं इसे नॉन अपडेटेबल बनाना चाहता हूँ। फिलहाल ये क्या है कि अपडेटेबल है, आप इसे अपडेट कर सकते हैं, राइट? और अपडेट करने पे आपको रेटिंग प्रिंट भी हो रही है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये नहीं चाहता हूँ। ऑब्वियसली जो रेटिंग है वो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे आइटम का साइज चेंज करे कुछ 28.0 करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आइकन की साइज छोटी हो जाएगी, जो कि काफ़ी सही दिख रहा है। और हाँ, फिलहाल यही सही है। जो ग्लो है चेंज करने पे वो भी मैं फॉल्स कर देता हूँ, ग्लो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये भी सही हो जाएगा। एंड सिंस लोग इस पे रेटिंग नहीं चेंज कर सके, मैं यहाँ पे इग्नोर गेस्चर्स को ट्रू कर देता हूँ। अब क्या होगा कि आप यहाँ पे रेटिंग्स को चेंज नहीं कर पाएंगे, राइट? तो जितनी भी रेटिंग उस प्रोडक्ट की होगी बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे उतनी की उतनी दिख जाएगी। ये जो आइटम पैडिंग है वो भी मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे उतनी पैडिंग की यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड इन दोनों चीज़ों को स्पेस करने के लिए आप यहाँ पे दो साइज्ड बॉक्स डाल सकते हैं। सो लेट्स से साइज्ड बॉक्स दोनों की हाइट मैं कुछ सेट कर देता हूँ आपको 8.0 से। आई थिंक 8.0 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बस सेव करके देखते हैं। हाँ, थोड़ा ज़्यादा, 5 काफ़ी है। तो ये हो गया 5 सेव, और ये हो गया मेरा प्रोडक्ट का कार्ड, ये हो गया यूज़र का इमेज, जो भी प्रोडक्ट का इमेज हो गया, उसका टाइटल हो गया, उसका रेटिंग हो गई, उसका प्राइस हो गया। आप यहाँ पे इसको कट करके यानी कि डिस्काउंट वगैरह भी दिखा सकते हैं, पूरी तरह से आपकी मर्जी है। ये हो गया हमारा कंप्लीट एक सिंपल सा यूआई, जहाँ पे हमने ये सब कुछ बनाया फ्लटर को यूज़ करके। अब यहाँ पे एक बात की है ऐप बार की, हमने यहाँ बात की है बड़ा नेविगेशन बार की, हमने यहाँ पे बात की है एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी जो कि है कैराउजल। ऐसी बहुत सारी यूआई डिपेंडेंसीज है जो कि इन चीज़ों को सिंपल करती है। आप कैराउजल खुद से भी बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया है, बट फिलहाल हमने यहाँ पे उसको एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी से यूज़ किया। फिर हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होता हुआ कंटेंट बनाया, तो हम यहाँ पे वर्टिकली स्क्रॉल होता हुआ कंटेंट बनाया। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं, जो वो भी हमने यहाँ पे एड्रेस किया कि अगर आपको स्क्रॉलेबल कंटेंट बनाना है तो ऑब्वियसली लिस्ट व्यू यूज़ करें, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू यूज़ करें। और अगर आप मल्टीपल ऐसे विजेट्स को प्लेस कर रहे हैं जो कि स्क्रॉल हो सकते हैं, तो फिर आपको श्रिंक रैप सेट करना पड़ेगा। एंड फिर आपको हर एक विजेट को स्क्रॉलेबल बनाने के लिए उनकी फिजिक्स को सेट करना पड़ेगा कि ये स्क्रॉलेबल फिजिक्स है। यानी कि जितना इनके चिल्ड्रन साइज ले रहे हैं हम उतना ही दे रहे हैं, बट उसके अंदर भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं। बस ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल आज, जहाँ पे हमने फ्लटर के यूआई की बात की। बस आगे देखते हैं जहाँ पे हम और भी ज़्यादा बात करेंगे फ्लटर के बारे में, कोडिंग के बारे में, और आप कोर्सेज के लिए देख सकते हैं desiprogrammer.com। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पे और भी ज़्यादा बात करेंगे कोडिंग फ्लटर के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में।